हाय एवरीवन। सो हमारा रिवीजन सेशन कंटिन्यू है। आज मैंने सोचा कुछ अलग स्टाइल से रिवीजन कराते हैं, क्योंकि देखो यार, एग्जाम में तो आपको पूरे के पूरे 10 टॉपिक्स एक ही दिन में देने हैं। तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यार आपको सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स याद हो एग्जाम टाइम में, एंड आप ये भी समझ पाओ कि यार हर टॉपिक एक दूसरे से कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो कुछ ऐसे ही सोच रहा था कि यार कैसा एक रिवीजन सेशन लाऊं जिसमें सारे टॉपिक्स को मैं टच अपॉन करूं। फिर ये आइडिया है कि यार सारे के सारे टॉपिक्स को अगर एक ही वीडियो में टच अपॉन कर देंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, एंड आपको भी सैचुरेशन आ जाएगा, राइट? उतना एफिशिएंसी नहीं होगा। तो मैं सोचा यार वेब सीरीज स्टाइल में क्यों ना करें। वेब सीरीज का तो जमाना ही है, राइट? तो एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। तो ये वाला एपिसोड 1 है रिवीजन सीरीज का, जहाँ पे इंटेंशन ये है कि सारे के सारे मतलब मेजोरिटी टॉपिक्स को टच किया जाए, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आए कि यस यार, मेरे को सारे टॉपिक्स में मेरा कमांड है, मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। एंड ऑब्वियसली मैंने बोला कि यार एपिसोड 1 है तो एपिसोड 1 में सारा का सारा कॉन्सेप्ट को टच अपॉन करना पॉसिबल नहीं है। वेब सीरीज में तो ऐसे ही होता है, एपिसोड 1 में इंटरेस्ट देते हैं ताकि आपको एपिसोड 2 में देखने का मन करे, फिर एपिसोड 3 एंड ऑल दैट स्टफ। आपको एंड तक रहना है, क्योंकि स्टाइल क्या रहेगा मैं शुरू में बता देता हूँ। हम लोग एक स्टोरी क्रिएट करेंगे, एंड वो स्टोरी के अंदर जो भी टॉपिक्स आएगा, वो टॉपिक्स के रेलेवेंट क्वेश्चन हम लोग करिकुलम से करने वाले हैं। तो एक स्टोरी भी रहेगा, आप साथ में रहोगे, एंड करिकुलम के क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस यही है कि मेजोरिटी टॉपिक्स को करना है, एंड एट द सेम टाइम हमने को ये इंश्योर करना है कि हमारा कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, राइट? एपिसोड 2 आएगा कि नहीं आएगा ये डिपेंड करता है डिमांड पे। अगर बहुत ज्यादा डिमांड आया तो एपिसोड 2 भी लाएंगे, वरना तो एनी विच वेज वैसा जो ओल्ड रिवीजन स्टाइल है हमारा सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग, वो तो मैं लाने वाला हूँ। ठीक है, सो कुछ अलग ट्राई करते हैं, मजा आएगा, सब देखना। अगेन अगस्त कैंडिडेट्स के लिए है ये एपिसोड, राइट? फ्रेश कैंडिडेट्स को मैं एडवाइस नहीं करूंगा, आप मत देखो, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका हुआ नहीं है, राइट? वैसे एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए आप देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने रेलेवेंट कोर मटेरियल्स को भी ओपन कर रखा है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं मेरा स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, सपोज एक पर्सन सोच रहा है कि यार चलो ना इन्वेस्ट कर। अब जैसी बात आता है इन्वेस्ट करने का, तो सबसे पहला थॉट, चाहे वो फाइनेंस बैकग्राउंड का हो या ना हो, पहला थॉट आता है कि यार इक्विटी शेयर्स। तो इन्वेस्ट करने का इसको थॉट आया, पहला थॉट क्या आया? इक्विटी। अब जैसे इक्विटी शेयर्स के बारे में सोचता है ना ये, कि यार बहुत सारे कंपनीज है, मैं कौन से कंपनी को चूज करूं, कैसे देखूं, कैसे इवेल्युएट करूं। फिर आपको पता होगा ना, हर एक कंपनी के ऊपर एनालिस्ट लोग ने रिपोर्ट निकाल के रखा है, इसको रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं, राइट? उसमें एनालिस्ट लोग क्या करते हैं कि यार कंपनी के बारे में लिखते हैं, उसके बिजनेस मॉडल के बारे में लिखते हैं, वो कंपनी का क्या शुड बी प्राइस होना चाहिए, वैल्यूएशन वो भी देते हैं, राइट? तो इसका ये पर्सन, इसको सपोज मिस्टर ए बोल देते हैं अपन। ठीक है, इजी रहेगा। मिस्टर ए को इन्वेस्ट करने का ख्याल आया, एंड सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो उसके दिमाग में आया वो इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर्स को मैं कैसे इवेल्युएट करूं एंड ऑल दैट, ये उसको बड़ा तकलीफ दे रहा था। तो उसने देखा कि यार हर शेयर्स के ऊपर रिसर्च रिपोर्ट है, चलना रिसर्च रिपोर्ट पढ़ता हूं। तो ये रिसर्च रिपोर्ट के पीछे गया। रिसर्च रिपोर्ट जिसमें कंपनी के बारे में लिखा हुआ रहता है। जनरली ये रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है, अगेन जैसे ही मैंने बोला रिसर्च रिपोर्ट, तो ये आपका कंपनी एनालिसिस, इक्विटी टॉपिक का कंपनी एनालिसिस का पहला लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट है, राइट? मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। अब रिसर्च रिपोर्ट के अंदर तो बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन सिंस ये बिगनर है इन्वेस्टर, तो ये देखा कि यार मेरे को ना सबसे पहले कंपनी के बारे में जानना है। तो इसमें रहेगा कंपनी के बारे में, कंपनी का डिस्क्रिप्शन। सर कंपनी का डिस्क्रिप्शन मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल। ये मिस्टर ए को तो ये जानना है ना कि यार ये एक पर्टिकुलर कंपनी क्या बेचता है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। प्रोडक्ट बेचता है, सर्विस बेचता है, किसको बेचता है, कैसे बेचता है, क्या प्राइस पे बेचता है, याद आ रहा है? व्हाट, वेयर, हु एंड एट व्हाट प्राइस।
ये हम लोग बिजनेस मॉडल इनफैक्ट इक्विटी में भी देखते हैं, और कॉर्पोरेट इशूअर में तो डेडिकेटेड चैप्टर है। इक्विटी में कहां पे देखते हैं? कंपनी एनालिसिस का एलओएस बी में बिजनेस मॉडल के बारे में है, और कॉर्पोरेट इशूअर में तो फुल फ्लेजेड एक चैप्टर ही है बिजनेस मॉडल, राइट? जहां पे बिजनेस मॉडल से मेरे को एक पर्टिकुलर कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना है, तो हम लोग चार सवाल पूछते हैं कि यार पहले देख लो क्या बेचता है, प्रोडक्ट सर्विस क्या है, किसको बेचता है, कैसे बेचता है, एंड क्या प्राइस पे बेचता है, राइट? अगर रिसर्च रिपोर्ट में ये सब लिखा हुआ है तो कहना से मिस्टर ए को बहुत आसान होगा इवेल्युएट करने के लिए। तो कंपनी डिस्क्रिप्शन मतलब दैट इज बिजनेस मॉडल। सर बिजनेस मॉडल मतलब क्या, क्या जानना है आपको? व्हाट, वेयर बोलो या हाउ बोलो, के बाद हु, उसके बाद एट व्हाट प्राइस, राइट? एपिसोड 1 है, याद रखना, डिगिन नहीं होगा, राइट? ये सबको व्हाट, वेयर, हु, एट व्हाट प्राइस को हम लोग क्या कहते हैं आपको पता है? वैल्यू प्रपोजिशन। कॉर्पोरेट इशूअर, राइट? व्हाट में, यार कंपनी अगर प्रोडक्ट बेच रहा है या सर्विस बेच रहा है तो यार वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टोटल एक्सेसिबल मार्केट कितना है, क्या मार्केट साइज है, एंड कंपनी का उसमें कितना हिस्सेदारी है। ये जानना एकदम इंपॉर्टेंट है ना मिस्टर ए के लिए, राइट? एक पर्टिकुलर कंपनी अगर वो प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो प्रोडक्ट का टोटल मार्केट साइज कितना है, एंड उस पर्टिकुलर कंपनी का उसमें मार्केट शेयर कितना है, ये व्हाट में अपन डिस्कस करते हैं, राइट? सर कैसे बेचता है, कैसे बेचता है में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि सर उसका फिजिकल स्टोर है क्या, या फिर ऑनलाइन बेचता है क्या फिजिकल प्लस ऑनलाइन दोनों को यूज करके बेचता है क्या, फिजिकल प्लस ऑनलाइन, आपको याद आ रहा होगा ओमनी चैनल कॉर्पोरेट इश्योर में, राइट? तो ये वेयर एंड हाउ में डिस्कस होगा। हु, सर किसको बेचता है, इसके कस्टमर्स ज्योग्राफी वाइज देख लो, इनकम वाइज देख लो, ये सारा का सारा डिस्कशन होगा हु में। एंड एट व्हाट प्राइस, सर क्या प्राइस पे बेचता है यार, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट्स किससे इन्फ्लुएंस्ड है? सबसे ज्यादा वजह सेल प्राइस, राइट? प्राइस रेवेन्यू, राइट? क्या प्राइस पे बेचता है, इससे मतलब इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि यार ये पर्टिकुलर कंपनी का अगर प्रोडक्ट या फिर सर्विस डिफरेंशिएटेड है एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, तो जाके वो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होगा, राइट? तो एज एन इन्वेस्टर मेरे को ये देखना पड़ेगा कि यार वो एक पर्टिकुलर कंपनी का प्रोडक्ट क्या डिफरेंशिएटेड है एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स, अगर है इसका मतलब वो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। लेकिन सर नहीं, वो कंपनी का प्रोडक्ट भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कॉम्पिटिटर्स बेच रहे हैं, तो प्राइसिंग पावर नहीं होगा, राइट? तो एट व्हाट प्राइस में तो अपन यही डिस्कस करते हैं, सर कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा में बेचता है प्रीमियम में, कि कॉम्पिटिटर्स जितने जो प्राइस पे बेच रहे हैं वही प्राइस पे बेचता है, कि कॉम्पिटिटर्स जो प्राइस पे बेच रहे हैं उससे भी सस्ता बेच रहे हैं, राइट? सर कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले ज्यादा प्राइस में कब बेच पाएगा, अगर उसका प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोल रहा है सर्विस बोल रहा है, ये सारा चीज आपको कंपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, राइट? मैंने सुपरफिशियली हिंट दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया, जिन्होंने रिवाइज करके बैठे हैं ऑगस्ट कैंडिडेट्स याद आ रहा होगा, यस सर ये सब कुछ डिस्कस किया था। तो मिस्टर ए रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा है, बिजनेस मॉडल देख रहा है, व्हाट, वेयर, हु, एट व्हाट प्राइस। उसके बाद मिस्टर ए ये देख रहा है कि यार एक पर्टिकुलर कंपनी का शुड बी वैल्यू क्या होना चाहिए, शेयर प्राइस का बात कर रहा हूं क्योंकि इक्विटी शेयर्स का डिस्कस कर रहा हूं ना मैं। तो एक्चुअल में क्या प्राइस होना चाहिए, क्या ये भी रिसर्च रिपोर्ट में रहेगा क्या सर? हाँ रहेगा, अंडर द हेडिंग वैल्यूएशन। ये डायरेक्टली रिसर्च रिपोर्ट में लिखा रहेगा कि यार दिस शुड बी द इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ये शुड बी वैल्यू है। फिर आप मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करोगे, और अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है शुड बी वैल्यू से, तो हम लोग कंक्लूड करेंगे ओवर प्राइस्ड है। मिस्टर ए बोलेगा यार चल नहीं खरीदते, ओवर प्राइस्ड है। अगर मार्केट प्राइस शुड बी वैल्यू से कम है तो अंडर वैल्यूड है, राइट? मिस्टर ए फिर बोलेगा चल ना खरीद लेते हैं, राइट? सीएफए लेवल 1 का करिकुलम में आपको वैल्यूएशन निकालना भी सिखाते हैं। वो बात अलग है कि यार रिसर्च रिपोर्ट में तो वैल्यूएशन निकाल के दिया हुआ रहेगा, लेकिन करिकुलम आपको सिखा रहा है वैल्यूएशन। सर कैसे करेंगे वैल्यूएशन? चार मेथड है। एक है आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, जहां पे हम लोग कंपनी के डिविडेंड्स को क्या करते हैं, पुल करते हैं और आज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड इज रिलेटिव वैल्यूएशन,
जहां पे हम लोग प्राइस मल्टीपल्स को यूज करते हैं, पी रेशियो, पीएस रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, एंड वी फाइंड आउट द वैल्यू. यू हैव एंटरप्राइज वैल्यूएशन. एंटरप्राइज वैल्यूएशन याद आ रहा होगा आपको, पूरा का पूरा कंपनी को वैल्यू करते हैं सर, एंड उसके बाद इक्विटी का वैल्यू निकालते हैं. पूरा का पूरा कंपनी मैंने बोला, राइट. एंटरप्राइज फॉर्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस माइनस कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, राइट. तो एंटरप्राइज वैल्यूएशन आपको दिया रहेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट दिया रहेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस दिया रहेगा, कैश एंड शॉर्ट टर्म दिया रहेगा. आप वो इक्वेशन को सॉल्व करके कहने से आप इक्विटी का वैल्यू निकाल सकते हो, राइट. एंड लास्टली वी हैव एसेट बेस्ड वैल्यूएशन. एसेट बेस्ड वैल्यूएशन तो बहुत ही आसान है. क्या करते हैं अपन? कंपनी के बैलेंस शीट में देखते हैं यार कितने एसेट्स है, वो सारे के सारे एसेट्स का मार्केट वैल्यू ले लेंगे. मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस उसमें से जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है. आउटसाइड लाइबिलिटीज का मतलब इक्विटी शेयर्स को छोड़ के उन सबका मार्केट वैल्यू को क्या कर देंगे? डिडक्ट. जो भी बच गया वो इक्विटी के लिए. थिंक ना, पूरे के पूरे एसेट्स को अगर हम लोग बेचेंगे मार्केट वैल्यू में, उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे कर देंगे, जो बचा वो इक्विटी के लिए. दैट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा. ये मेथड, मतलब ऐसा कैलकुलेशन हम लोग कहाँ पे करते हैं? एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, राइट. अब हर एक के ऊपर करिकुलम से एक एक सम पकड़ लेते हैं, राइट. डीडीएम के ऊपर सम्स मैंने सब बना के रखा है, व्हेन आई वाज राइटिंग द स्क्रिप्ट. तो क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 611. लेट्स डू इट. क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 611. थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देते हैं. कैलसीज प्लीज रखो. अगस्त के कैंडिडेट्स या फिर नवंबर के कैंडिडेट्स, प्लीज कैलसी साथ में रखना. मैंने बोला ना, स्टोरी में जो भी टॉपिक्स को टच अपॉन होगा उसके क्वेश्चंस भी करेंगे. The Beasley Corporation has just paid a dividend of $1.75 per share. Just paid a dividend. ये तो D0 है. If the required rate of return is 12.3% per year, ये RE है. And dividends are expected to grow indefinitely at a constant rate of 9.2% per year. ये हो गया आपका constant growth rate forever. जी, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? मेरे को तो D1 डिवाइड बाई RE माइनस जी का फॉर्मूला याद आ रहा है. जहां पे डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ रेट से ग्रो हो रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या D1 डिवाइड बाई RE माइनस जी लगाते हैं, राइट. कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या फिर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल. तो IV0 का फॉर्मूला, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होगा D1 बाई RE माइनस जी. D1 कैसे निकलता है? D0 1 प्लस ग्रोथ RE माइनस जी. चलो, D0 देके रखा है. कैलकुलेशन पार्ट ऑब्वियसली मैं कैलसी को अलग से स्क्रीन में शो करके नहीं दिखाने वाला हूँ. अगस्त एंड नवंबर कैंडिडेट्स आर मेच्योर्ड इनफ टू हैंडल द कैल सिस्टम, खास करके अगस्त. चलिए, तो 1.75 ग्रोथ कितना है? 9.2%. 1.092. चलो मैं स्ट्रेट अवे कर रहा हूँ. चलो नीचे पहले तो लिख देता हूँ, आरई कितना है? 12.3% माइनस 9.2%. कब का आया होगा? 61.6452, दैट इज 61.65. ये रिसर्च रिपोर्ट में दिया रहेगा. अगर डिविडेंड के बेसिस पे वैल्यू किया हुआ है तो 61.65 रहेगा इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि ऑप्शन क्या है? सी. सेकंड रिलेटिव वैल्यूएशन था, राइट. रिलेटिव वैल्यूएशन का सेम क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग करने वाले हैं. ये रिलेटिव वैल्यूएशन पे है. देखो, पी रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स देके रखा हुआ है ना. An analyst has prepared a table of the average trailing 12-month price to earning
price to cash flow and price to sales ratio for the Tanaka Corporation for the year 2014 to 2017. Okay, 2014 में जो 12 मंथ्स का पी रेशियो था हर मंथ का, उसका एवरेज 2015, 2016, 2017, राइट? वैसे ही प्राइस टू कैश फ्लो, प्राइस टू सेल्स। ओके, अब क्या बोल रहा है ये? एज ऑन द डेट ऑफ वैल्यूएशन इन 2018, बोल रहा है हम लोग तो 2018 के एंड में, राइट? और 2018 में कंपनी को वैल्यू कर रहे हैं, कंपनी के शेयर्स को। द ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो एंड प्राइस टू सेल्स रेशियो रेस्पेक्टिवली। बोला 2018 में हर मंथ, जैन फेब मार्च अप्रैल ऐसा करके पूरे दिसंबर में हर एक मंथ पी रेशियो पी रेशियो पी रेशियो होगा। हमने सबका एवरेज लिया तो कितना आया? 9.2। तो एक सेकेंड, 2018 देता हूँ, पी रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो और प्राइस टू सेल्स कितना आया 2018 के एंड में? एवरेज पी रेशियो कितना है? 9.2। एवरेज प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो कितना है? 8। प्राइस टू सेल्स रेशियो कितना है? 2.5। ओके, ये था एज ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन। अब हम लोग को ये देखना है कि यार ये जो 2018 के एंड में पी रेशियो है ना, ये पी रेशियो ज्यादा है क्या एज कंपेयर टू कंपनी का एवरेज पी रेशियो से, कि कम है? अगर ज्यादा है, इसका मतलब पी रेशियो के हिसाब से वो क्या है? ओवर वैल्यू। डेट ऑफ वैल्यूएशन के दिन 2018 के एंड में पी रेशियो कितना है? 9.2। 9.2 को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कंपनी के एवरेज पी रेशियो से। अगर कंपनी का जो अभी का पी रेशियो है 9.2, वो अपने एवरेज पी रेशियो को एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवर शूटिंग है ना, ओवर वैल्यूड है। सेम गोस फॉर प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो का। एज ऑन डेट ऑफ वैल्यूएशन प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो को कंपेयर करेंगे एवरेज प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो से। अगर एवरेज के मुकाबले ज्यादा है, इसका मतलब ओवरशूट होकर रखा है, ओवर वैल्यूड है, राइट? सेम गोस फॉर पीएस रेशियो। तो अपने को देखना पड़ेगा यार कंपनी का एवरेज, एवरेज में कंपनी का पी रेशियो क्या है। तो यहाँ पे देखो ना, 1, 2, 3, 4, 4 साल का पी रेशियो देके रखा हुआ है, उसका एवरेज तो निकाल ही सकते हैं अपन। क्या करेंगे? 4.9 प्लस 6.1 प्लस 8.3 प्लस 9.2 डिवाइड बाई 4। तो एवरेज पी रेशियो कितना है? 7.12। 7.125 है तो 7.13 कर देते हैं। वैसे ही एवरेज प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो निकालते हैं, 8.6 प्लस 7.3 प्लस 7.9 डिवाइड बाई 4। तो एवरेज में आ गया 7.3। वैसे ही एवरेज प्राइस टू सेल्स रेशियो निकालते हैं, 1.2 प्लस 1.5 प्लस 1.9 प्लस 2.3 डिवाइड बाई 4। एंड अपने को ये दिख रहा है कि यार जो डेट ऑफ वैल्यूएशन में कंपनी का पी रेशियो है, वो अपने एवरेज के मुकाबले क्या कर रहा है? एक्सीड। जो डेट ऑफ वैल्यूएशन में कंपनी का प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है, वो अपने एवरेज को क्या कर रहा है? एक्सीड। और पीएस रेशियो भी क्या हो रहा है? डेट ऑफ वैल्यूएशन में 2.5 है, लेकिन कंपनी का एवरेज कितना है? 1.73। मतलब 2.5 इज एक्सीडिंग 1.73। तो यार इसको देखते हुए अपने एवरेज से भी ज्यादा पे ट्रेड हो रहा है। पी को देख लो, पी प्राइस टू सेल्स या प्राइस टू कैश फ्लो, इसका मतलब क्या है? ओवर वैल्यू। रिसर्च रिपोर्ट पढ़ने का यही तो है काम। क्या रिसर्च रिपोर्ट में वैल्यूएशन दे के रखा हुआ है एंड उसमें अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड भी बोल के रखा हुआ है, लेकिन हमारा करिकुलम अपने को सिखा रहा है कि यार तुम वैल्यूएशन करो एंड तुम पता लगाओ अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। ठीक है। थर्ड इज एंटरप्राइज वैल्यूएशन। एंटरप्राइज वैल्यूएशन में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। सबसे पहले एंटरप्राइज वैल्यूएशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं यार। एंटरप्राइज वैल्यूएशन इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस कैश एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लेट्स सी क्या क्या है, पहले पढ़ते हैं। एनालिस्ट हैज डिटरमाइंड that the appropriate EV to EBITDA for a rainbow company is 10.2. Okay, EV to EBITDA 10.2, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा करना है कि यार कंपनी का जो EV है ना, वो EBITDA के मुकाबले 10.2 टाइम्स ज्यादा है। EV to EBITDA is 10.2, राइट? अगर एक EBITDA है तो एंटरप्राइज वैल्यूएशन क्या है? 10.2 टाइम्स, राइट? वैसा तो एंटरप्राइज वैल्यूएशन इज 10.2 टाइम्स ऑफ EBITDA, इसका ये तो मतलब होता है, राइट?
द एनालिस्ट हैज आल्सो कलेक्टेड द फॉलोइंग फोरकास्टेड इन्फॉर्मेशन फॉर द रेनबो कंपनी। एबिटा देखो देख के रखा हुआ है 22 मिलियन। अब मैं जीरोस को नहीं पकड़ूंगा, मैं 22 मिलियन बोलूंगा 22। तो अगर एबिटा 22 है तो एंटरप्राइज वैल्यूएशन कितना होगा? 22 इंटू 10.2, राइट? तो 210 पॉइंट समथिंग। सर ये नहीं समझ रहे, देखो ना, ईवी टू एबिटा 10.2 है, देखे रखा हुआ है। आपके पास एबिटा है कितना है? 22 मिलियन। देयरफॉर ईवी कितना होगा? 22 इंटू 10.2। चलो बोलो, 224.4। तो ये फिगर तो है मेरे पास, 224। वैल्यू ऑफ इक्विटी तो निकालना है, इसको एक्स बोल देता हूँ, प्लस क्या मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है? हाँ सर है, कितना? 56 मिलियन, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 56। कैश इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कितना है? 1.5 मिलियन, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 पॉइंट। वी कैन इजीली सॉल्व फॉर एक्स। 224.4 -56 प्लस 1.5, 169.9 million dollars. Which answer closest to A? Closest. तो ये हो गया आपका एंटरप्राइज वैल्यूएशन। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन के ऊपर मेरे को सम्स नहीं मिला प्रैक्टिस प्रॉब्लम में, और काफी इजी है। तो एसेट बेस्ड वैल्यूएशन का जस्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी। तो एक सेकंड, हर एक के क्वेश्चंस का मार्किंग करते हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन को अपन ने कौन सा क्वेश्चन देखा करिकुलम का? हमने देखा क्वेश्चन नंबर 26। एंटरप्राइज वैल्यूएशन में हमने क्या देखा? क्वेश्चन नंबर 31। और एसेट बेस्ड वैल्यूएशन वेरी वेरी इजी, तो यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ और यहीं पे लिख रहा हूँ वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। स्टोरी याद है ना कहां से शुरू हुआ था? मिस्टर ए को ख्याल आया यार चल ना इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में बिजनेस मॉडल के बारे में है, रिसर्च रिपोर्ट में वैल्यूएशन के बारे में भी है। फिर अपन वैल्यूएशन के अंदर डिग किए। सर वैल्यूएशन को डिग करके क्या पता लगाएंगे अपन? हैश दे रहा हूं और नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा हूं। कोई भी मेथड ऑफ वैल्यूएशन से आप वैल्यू निकाल लो, अल्टीमेटली पर्पस क्या है? तो फाइंड आउट वेदर द स्टॉक इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड और फेयरली वैल्यूड। एक सेकेंड, फाइंड आउट वेदर स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या फिर फेयरली वैल्यूड। अंडर वैल्यूड कब होगा सर? जब एक्चुअल प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। ओवर वैल्यूड कब होगा सर? जब एक्चुअल प्राइस इज ग्रेटर देन इंट्रिंसिक वैल्यू। फेयरली वैल्यूड कब होगा सर? जब एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट? ये तो पर्पस था। दो दो टॉपिक्स को हमने जस्ट टचअप किया, एक इक्विटी का वैल्यूएशन और इक्विटी के अंदर कंपनी एनालिसिस एज वेल एज कॉर्पोरेट इश्यूर के अंदर जो बिजनेस मॉडल है। ओके, तो ये सब रिसर्च रिपोर्ट में इसको ये सब दिखा और इसमें सपोज कुछ ना कुछ डिसाइड कर लिया होगा, चलना स्टॉक को बाई कर लेते। फिर इसको लगा कि यार मार्केट में तो और एक भी इंस्ट्रूमेंट है जिसको बॉन्ड्स कहते हैं। फिर ये बॉन्ड्स के पीछे लगा। यार इक्विटी तो मेरे को मोटा मोटी समझ में आ गया ऊपर ऊपर से, यार रिसर्च रिपोर्ट में मैंने बिजनेस मॉडल वगैरह देख लिया, मेरे को दिखा कि यार चल ढंग का कंपनी है, सही बिजनेस है वगैरह, और अंडर वैल्यूड था तो उसके हिसाब से मैंने स्टॉक को चल बाई कर लिया। अब इसके ध्यान में एक इंस्ट्रूमेंट आया, दैट इज बॉन्ड्स। तो ये जैसे ही बॉन्ड्स के पीछे लगा
इसका सर घूम गया। इसका सर इसलिए घूम गया क्योंकि बॉन्ड्स का यूनिवर्स तो भाई मैमोथ है, मैमोथ। इक्विटी तो कुछ भी नहीं है बॉन्ड्स के सामने। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ के बाद स्टोरी कैसा चेंज हो रहा है। डिफरेंट कलर पेन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मिस्टर ए, नाउ मिस्टर ए थिंक्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स के बारे में आते ही इसका सर हो गया, एकदम पागल हो गया है, सर घूम गया इसका। He finds that the universe of bond market is far bigger than equity market. इनफैक्ट ये भी एक क्वेश्चन में था कि बताइए ना, इक्विटी मार्केट वर्सेस फिक्स्ड इनकम मार्केट या बॉन्ड मार्केट में किसका यूनिवर्स बड़ा है। ऑब्वियसली बॉन्ड मार्केट बिगर देन इक्विटी मार्केट। अब आपके मन में क्वेश्चन आया रहेगा, सर ये मिस्टर ए को पता कैसे लगा। ऐसे पता लगा, देखो कि इसने देखा कि यार शेयर्स तो सिर्फ कंपनी इशू कर रहे हैं, गवर्नमेंट थोड़ी इशू कर रहा है। मतलब वैसे देखा जाएगा तो शेयर्स तो कॉर्पोरेट्स इशू कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड्स तो यार गवर्नमेंट भी इशू कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है। जो सुप्रा नेशनल एंटिटीज है जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वो भी इशू कर रहा है, कॉर्पोरेट्स भी इशू कर रहे हैं। बाप रे, कौन सा बॉन्ड खरीदे, किसका बॉन्ड खरीदे यार। राइट, शेयर्स के केस में तो चलो ठीक है यार, कंपनीज इशू कर रहे हैं शेयर्स, बट बॉन्ड्स के केस में वी हैव सुप्रानेशनल, वी हैव सॉवरीन, वी हैव नॉन सॉवरीन, वी हैव एजेंसीज। एजेंसीज का बात करो तो फॉर एग्जांपल जैसे मुंबई का बेस, मुंबई बेस्ड बात करो, सपोज बीएमसी इज इशूइंग द बॉन्ड्स, कर सकता है क्या, कर सकता है सर। स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज होते हैं, लोकल बॉडीज, वो भी बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, यस। राइट। तो इसने जैसे ही देखा कि बॉन्ड्स कौन कौन इशू कर सकता है, तो वहां पे इसका सर घूम गया। एंड वहां से इसने कंक्लूड किया यार इतना बड़ा है, और भी कॉम्प्लिकेशंस है बॉन्ड में, जिससे कि ये कंक्लूड कर रहा है कि यार फिक्स्ड इनकम का मार्केट ना भाई बहुत बड़ा है। जैसे कि पहला मैंने बोला क्या, इशूअर। अच्छा, फिक्स्ड इनकम को मैं येलो से चला रहा हूँ, ठीक है। इसने देखा कि यार, एक सेकेंड मैं एक हेडिंग लिख देता हूँ जिससे कि आपको मजा आए। ये फाइंड्स दैट, इसको सर्कल कर रहा हूं मैं। इसको डबल स्टार एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ। और मैं इसको येलो से करना चाहिए। सवाल क्या है, हाउ डिड मिस्टर ए कम टू सच कंक्लूजन। फिक्स्ड इनकम का थियरी को रिवाइज कर रहे हैं। तो सर इसने देखा कि फिक्स्ड इनकम के केस में इशूअर्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि पहला, वी हैव सुप्रा नेशनल, सुप्रा नेशनल एंटिटीज जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ,
सेक्टर, इन लोग भी बॉन्ड्स इशू करते हैं। बॉन्ड्स आर इशूड बाय सॉवरिन। सॉवरिन का मतलब नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट के पास क्या होता है सर? उनके पास टैक्स लगाने का पावर होता है, मनी क्रिएशन पावर होता है, राइट, मनी प्रिंटिंग पावर। थर्ड, नॉन सॉवरिन। नॉन सॉवरिन का मतलब सर स्टेट गवर्नमेंट। फोर्थ, क्वाजी बॉन्ड्स। क्वाजी बॉन्ड्स का मतलब इशूड बाय एजेंसीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि बीएमसी। तो लोकल बॉडीज कहते हैं अपन। थिंक बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशूइंग बॉन्ड्स, बीएमसी। एंड लास्टली सर, बॉन्ड्स आर आल्सो इशूड बाय कॉर्पोरेट्स। कंपनी के शेयर्स के केस में तो यार चलो ठीक था यार, शेयर्स आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, लेकिन फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स के केस में कितने लोग हैं यार जो इशू कर रहे हैं, कौन सा खरीदे हैं भाई, नहीं समझ में आ रहा है। ये तो एक कॉम्प्लिकेशन था। सेकंड, अलग अलग मेच्योरिटी। शेयर्स के केस में कोई मेच्योरिटी थोड़ी होता है। शेयर्स के केस में तो अज्यूम है परपेचुअल, जब तक कंपनी है तब तक शेयर्स हैं। लेकिन बॉन्ड्स के केस में तो मेच्योरिटी है, कोई 2 साल का बॉन्ड, कोई 5 साल का बॉन्ड, राइट। सेकंड इज मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में अगेन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। अगर 1 साल या उससे कम है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मनी मार्केट सिक्योरिटीज। और अगर 1 साल से ज्यादा है तो उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज। और सर कुछ ऐसे भी बॉन्ड्स होते हैं क्या जहां पे मेच्योरिटी स्पेसिफाइड ही नहीं रहता है? हाँ, परपेचुअल बॉन्ड्स, राइट, नो मेच्योरिटी, नो टेनर स्पेसिफाइड, तो क्या कहेंगे? परपेचुअल बॉन्ड्स। अरे याद आ रहा है क्या? रिवाइज हो रहा है क्या वेब सीरीज देखने वालों? एपिसोड 1 में मजा आ रहा है क्या? राइट, मिस्टर रे ने कैसे कंक्लूड किया? उसने देखा इश्यूज बहुत सारे हैं, मेच्योरिटी का लफड़ा है यार। कोई एकदम शॉर्ट टर्म 1 साल या उससे कम वाले जिसको मनी मार्केट कहते हैं, कोई 1 साल से ज्यादा वाले कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज को कहते हैं, और किसी किसी में तो टेनर ही स्पेसिफाइड नहीं है, परपेचुअल बॉन्ड्स, राइट। नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू कर रहा हूँ, यही एरोस चल रहा है अपना। फिर देखा कि यार बॉन्ड्स के केस में ना फेस वैल्यू का करके कुछ होता है, प्रिंसिपल वैल्यू बोलो या फेस वैल्यू बोलो। प्रिंसिपल वैल्यू, इसको हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं और पार वैल्यू भी कहते हैं। जनरली क्या होता है ना कि अगर आप बॉन्ड्स खरीदते हो, मिस्टर ए अगर बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो कंपनी क्या देता है बॉन्ड्स में? याद आ रहा होगा ऑगस्ट कैंडिडेट्स को, सर इंटरेस्ट 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 इंटरेस्ट। और जैसी बॉन्ड्स का मेच्योरिटी आता है तो वहां पे क्या मिलता है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू इज द अमाउंट दैट इज जनरली रीपेड ऑन मेच्योरिटी। मैंने जनरली बोला, कुछ कुछ ऐसे भी तो बॉन्ड्स होते हैं, जस्ट बोल रहा हूँ, अभी डाइवर्ट नहीं करूंगा एपिसोड 1 में, राइट। कुछ कुछ ऐसे भी तो बॉन्ड्स होते हैं जो अमोर्टाइजिंग होते हैं, जहां पे एवरी ईयर इन्वेस्टर को सिर्फ इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का कुछ कंपोनेंट मिल रहा है, ईएमआई के जैसा।
राइट, उसको एमोर्टाइजिंग बॉन्ड कहते हैं। अभी एमोर्टाइजिंग बॉन्ड का क्यों बात करें, एपिसोड 1 चल रहा है ना ये तो, राइट। तो प्रिंसिपल वैल्यू फेस वैल्यू क्या होता है, इट इज द अमाउंट विच इज जनरली पेड ऑन मेच्योरिटी, राइट। और इंटरेस्ट का अमाउंट भी प्रिंसिपल वैल्यू पे ही कैलकुलेट होता है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। याद आ रहा है इंटरेस्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो इंटरेस्ट का रेट इंटू फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, या फिर फेस वैल्यू पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज द अमाउंट विच इज जनरली prepaid ऑन मेच्योरिटी। अगर ऐसा है कि मेच्योरिटी में ही फेस वैल्यू मिल रहा है तो उसको कहते हैं कन्वेंशनल बॉन्ड्स, राइट। ट्रेडिशनल बॉन्ड्स आप बोल सकते हो, कन्वेंशनल बॉन्ड्स बोल सकते हो ऑन मेच्योरिटी। फिर मिस्टर ए को दिखा यार कूपन रेट का भी लफड़ा है। कोई कोई बॉन्ड्स में ना इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड रहता है 10% बॉन्ड, तो यार 10% मिलने वाला है, राइट, फेस वैल्यू पे 10% मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ कुछ बॉन्ड्स में यार फिक्स्ड रेट नहीं दिया रहता है, फ्लोटिंग रेट रहता है बेस्ड ऑन एमआर और मार्केट रेफरेंस रेट प्लस सम बिप्स, याद आ रहा है, राइट। एंड कुछ कुछ बॉन्ड्स में तो यार इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइड ही नहीं रहता है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, राइट। आप समझ रहे हो हेडिंग क्या चल रहा है कि यार मिस्टर ए जैसे ही फिक्स्ड इनकम मार्केट को समझने गया तो क्यों पागल हो गया वो। सबसे पहले देखा यार इश्यूअर्स बहुत सारे हैं, फिर देखा यार मेच्योरिटी अलग अलग टाइप के हैं, प्रिंसिपल वैल्यू फेस वैल्यू है, किसी में प्रिंसिपल लास्ट में मिल रहा है, किसी में थ्रू आउट द टेन्योर मिल रहा है, राइट। मैंने लिखाते वक्त सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज जनरली रिपेड ऑन मेच्योरिटी अज्यूमिंग इट्स अ कन्वेंशनल बॉन्ड्स, राइट। कूपन रेट कहीं कहीं पे फिक्स्ड कूपन रेट है, कहीं कहीं पे फ्लोटिंग रेट है, कहीं कहीं पे कूपन रेट है ही नहीं, जीरो कूपन बॉन्ड्स। तो कूपन रेट में फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट, अभी डाइवर्ट नहीं करेंगे फ्लोटिंग रेट का कैलकुलेशन एंड ऑल दैट, डाइवर्ट नहीं करेंगे जरा भी। फ्लोटिंग रेट में होता है MRR प्लस सम बिप्स, राइट, जहां पे इन्वेस्टर को कूपन एवरी टाइम अलग अलग मिलेगा। फ्लोटिंग रेट है ना, फिक्स नहीं है, फ्लोटिंग है। और सर कुछ कुछ बॉन्ड्स में तो कूपन रेट स्पेसिफाइड ही नहीं रहता है, नो कूपन रेट। वो कौन है, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ZCBs। अरे यार बोलो अगस्त कैंडिडेट्स। फिर देखा यार कुछ कंटिजेंसी प्रोविजंस भी होते हैं, जैसे कि समझा रहा हूँ, बॉन्ड के अंदर ना ऑप्शन फीचर रहता है, बॉन्ड के अंदर ऑप्शन फीचर रहता है। मतलब एक होते हैं स्ट्रेट टाइप के बॉन्ड, स्ट्रेट बॉन्ड जिसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। एक होते हैं यार ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स, मतलब एक कॉलेबल बॉन्ड होते हैं। कॉलेबल बॉन्ड में ये होता है कि यार कंपनी हैज राइट टू कॉल द बॉन्ड प्रायर टू मेच्योरिटी। एक होता है पुटेबल बॉन्ड जहां पे इन्वेस्टर हैज राइट टू सेल द बॉन्ड प्रायर टू मेच्योरिटी, राइट। एक होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड जहां पे इन्वेस्टर हैज अ राइट टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर्स, राइट। तो ऑप्शन फीचर इज देयर इन द बॉन्ड। बताओ ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड्स, ये सारा का सारा हम लोग कहाँ पे देखेंगे, कंटिजेंसी प्रोविजन। कॉलेबल बॉन्ड, ऑब्वियसली अब कॉलेबल बॉन्ड में मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा, एपिसोड 1, राइट। पुटेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड। कॉलेबल बॉन्ड में क्या है, राइट एंजॉयड बाय होम, एंजॉयड बाय कंपनी। अब आगे स्ट्रेच नहीं कर रहा हूं, आपको याद आ रहा होगा, हाँ सर, राइट एंजॉयड बाय कंपनी टू कॉल द बॉन्ड्स प्रायर टू मेच्योरिटी। पुटेबल बॉन्ड के केस में राइट एंजॉयड बाय इन्वेस्टर। यहाँ पे इन्वेस्टर हैज अ राइट टू सेल द बॉन्ड प्रायर टू मेच्योरिटी।
और कन्वर्टेबल बॉन्ड तो यू नो, राइट टू कन्वर्ट. Again, convertible bond is also a right enjoyed by investor to convert the bond into shares. तो यार ये सब इसको दिख गया सुपरफिशियली, जैसे कि फिक्स्ड इनकम मार्केट में रिसर्च करने का कोशिश कर रहा था कि यार मेरे को मेरा पैसा कुछ बॉन्ड्स में भी लगाना है, तो उसमें देखा कि यार बहुत सारे इशूअर्स हैं, राइट. मेच्योरिटी है अलग अलग टाइप के, अलग अलग ऑप्शन फीचर्स हैं बॉन्ड्स के अंदर, अलग अलग टाइप के कूपन रेट हैं, फिक्स्ड फ्लोटिंग, कहीं कहीं पे तो कूपन रेट है ही नहीं. ये सबसे क्या कंक्लूड हुआ कि यार फिक्स्ड इनकम यूनिवर्स, मिस्टर ए ने क्या कंक्लूड किया कि भाई ये फिक्स्ड इनकम यूनिवर्स है. इतने अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स है यार, और इसके सामने है ये इक्विटी यूनिवर्स. ठीक है, ये कंक्लूड किया इसने. अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन कोर में. मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए. पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. चलिए देखें. फिक्स्ड इनकम, और पेज नंबर कितना कहा था मैंने, पेज नंबर 13. ये साथ में होना यार, प्लीज साथ में रहना, एंड तक रहना. सारे टॉपिक्स, मेजोरिटी टॉपिक्स ऐसा बांध लेंगे ना कि आपको सारा का सारा इंटरकनेक्शन समझ में आ जाएगा, मजा आएगा. पेज नंबर 13. हाँ, पेज नंबर 13. चलिए आगे. क्वेश्चन सेट करना है अपने को, ये वाला क्वेश्चन. मैच द फिक्स्ड इनकम, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ. यस. Match the fixed income instrument type in the left column with its description in the right column. Let's see. Money market securities तो वो होते हैं ना लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर वाले, लेस देन 1 ईयर आ गया, तो ये है 2. कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज तो मोर देन 1 ईयर वाले हैं, ये हो गया 1. और परपेचुअल बॉन्ड्स तो जिसका कोई मेच्योरिटी नहीं होता है, बॉन्ड्स दैट हैव नो स्टेटेड मेच्योरिटी, ठीक है 3. क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द कूपन पेमेंट. इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा वो निकालना है. अ बॉन्ड विथ जीबीपी 1 लाख फेस वैल्यू एंड सेमी एनुअल पेमेंट फ्रीक्वेंसी. आप सब चैंपियंस हो, राइट. अपने को कूपन निकालना है, कूपन पेमेंट. तो मैंने अभी बोला कूपन पेमेंट इज इज कैलकुलेटेड ऑलवेज ऑन द फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू पे क्या रेट मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5%. लेकिन याद रखना सेमी एनुअल पेमेंट फ्रीक्वेंसी है, एक साल में 2 बार देने वाला है, तो 6/12 करना पड़ेगा. याद आ रहा होगा ऑगस्ट कैंडिडेट्स, राइट. तो लेट्स सी. तो 1 लाख का 2.5% इंटू 6/12, राइट. तो कितना हो रहा है ये, 2500 का आधा, 1250, राइट. तो साल में देगा 2500, लेकिन साल के एंड में नहीं, उसको दो स्प्लिट में तोड़ देगा. एक 6 महीने में 1250, नेक्स्ट 6 महीने में 1250, इसलिए 6/12 किया. इजी स्टफ, वेरी वेरी इजी.
क्वेश्चन नंबर 3 फ्लोटिंग रेट नोट्स के ऊपर है. लेट्स सी. Determine the appropriate FRN coupon and interest payable in the following example. Let's see. A European corporation, एक कंपनी ने क्या इशू किया है? Euro 10 million floating rate notes. Okay, face value is 10 million. That pays quarterly interest. Quarterly हर 3 महीने में देगा, एक साल में 4 बार देगा, right? Equal to interest rate क्या है? 3 month MRR plus 125 बिप्स. अब अगस्त के कैंडिडेट सबको पता होगा 100 बिप्स का मतलब 1% होता है, 125 बिप्स का मतलब 1.25%. ठीक है, ओके. If the 3 month MRR is minus 0.5%, what is the corporation's FRN coupon interest payable on the FRN for the period? Very very easy. सबसे पहले कूपन रेट निकाल लेते हैं. क्या होगा? -0.5% प्लस 125 बिप्स का मतलब होता है 1.25%. कितना हो रहा है ये? 1.25 माइनस 0.5, ये आ रहा है 0.75%. अब बस कूपन पेमेंट क्या होगा? कूपन पेमेंट सीपी लिख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 10 million इंटू 0.75% इंटू 3/12. हर 3 महीने में दे रहा है, तो लेट्स डू इट. 10 इंटू 0.75% इंटू 3/12, 0.0188 मिलियंस में, राइट. सर ओपन करो ना पूरा, ओपन ओपन करो तो कर लो. इंटू 1 million, 1 2 3 4 5 6, 18,750. 0.0188 मिलियन बोलना और डॉलर्स 18,750 बोलना, इट्स वन एंड द सेम थिंग. सॉरी, डॉलर्स में नहीं, यूरो में, ठीक है, तो ये यूरो होगा. दिस इज यूरो, दिस इज यूरो. वेरी वेरी इजी स्टेप. ठीक है, 18,750. देखो 18,750. तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया. अब जाते हैं वापस स्क्रीन में. अभी जो मिस्टर ए है ना, मिस्टर ए, इसने देखा कि यार बॉन्ड्स बहुत सारे हैं. तो यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार बॉन्ड्स, कौन से बॉन्ड्स अच्छे हैं या फिर कौन से बॉन्ड्स खराब हैं? हाउ विल आई नो? तो मिस्टर ए ने देखा कि यार बॉन्ड्स को रेटिंग दिया जा रहा है, राइट. रेटिंग दो टाइप के होते हैं, याद आ रहा है? एक होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, एक होता है जंक. जो भी इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है, अगर बॉन्ड्स को इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स मिला हुआ है, इसका मतलब अच्छे बॉन्ड्स है वो, उसका क्रेडिट क्वालिटी अच्छा है, टाइम पे रीपे करता है बॉन्ड होल्डर्स को. और जो भी खराब टाइप के बॉन्ड्स है उनको जंक वाले रेटिंग मिले होंगे, राइट. तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग, जंक रेटिंग, इससे पता चलेगा कि यार बॉन्ड्स अच्छे हैं कि खराब है. यार कोई भी इश्यूअर का आप रेटिंग देख लो, उसको रेटिंग कौन सा मिला हुआ है? इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला मिला हुआ है कि यार स्पेकुलेटिव ग्रेड या फिर जंक वाला मिला हुआ है? अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाला है तो यार वो कंपनी पे भरोसा कर सकते हैं, क्रेडिट क्वालिटी अच्छा है. अगर जंक वाला है तो यार कंपनी लगता है ना नालायक है, राइट. तो फिर इसका ये ध्यान आया, इसको क्या क्वेश्चन आया, अपना स्टाइल में लिख रहा हूं. मिस्टर ए क्या सोच रहा है? कौन से बॉन्ड्स, या फिर ऐसे, ये मिस्टर ए को बनाते हैं, क्या सोच रहे हैं ये? कौन से बॉन्ड्स अच्छे हैं? ये इनके दिमाग में आया. तो फिर इन्होंने इधर उधर देखा, थोड़ा रिसर्च करना चालू किया, इनको देखा यार रेटिंग्स के ऊपर पता कर सकते हैं अपन. यहाँ पे आ रहा है चेक रेटिंग्स. रेटिंग्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड और एक होता है आपका जंक. जंक बोल लो या स्पेकुलेटिव बोल लो या हाई यील्ड बोल लो. सर इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग्स कहाँ पे खत्म होता है, कहाँ तक, कहाँ तक के रेटिंग्स को इन्वेस्टमेंट ग्रेड बोलेंगे?
तो यार ये स्टार्ट होता है ट्रिपल ए से, ऐसे करते 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 इंपॉर्टेंट इज ट्रिपल बी माइनस, यहां तक इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। और इसके नीचे जो भी है डबल बी से जो स्टार्ट हो रहे हैं, डबल बी प्लस एंड ऑल दैट, ये सारे के सारे जंक में आते हैं। तो कोई भी कंपनी को अगर रेटिंग से ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी प्लस ऐसा मिला हुआ है, मतलब वो अच्छे कंपनीज है, राइट, क्रेडिट क्वालिटी वाइज अच्छे हैं क्योंकि उनको रेटिंग्स अच्छा मिला। इस तरीके से वो कंक्लूड कर सकता है कि यार ये वाले अच्छे क्रेडिट वर्दिनेस, अच्छे क्रेडिट क्वालिटी वाले, ये कंपनी खराब क्रेडिट क्वालिटी वाले क्योंकि इनको जंक कैटेगरी में डाला हुआ है, राइट। ओके, ये भी क्लियर हो गया मिस्टर ए को। अब मिस्टर ए ये सोच रहा है कि यार अगर मैं बॉन्ड खरीदता हूँ, अगर मैं बॉन्ड खरीदता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ये था ना पर्पस, याद है स्टोरी, इक्विटी खरीद चुका, राइट, वैल्यूएशन ऑल दैट देख लिया, अंडर वैल्यू था, इक्विटी खरीद चुका, अब बॉन्ड्स खरीदने के पीछे जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए, एक एक क्वेश्चंस को टैकल किया। अब ये सोच रहा है कि यार अगर मैं बॉन्ड्स खरीदता हूँ तो यार ऑन एन एवरेज मेरे घर में यील्ड कितना आएगा। मैं बॉन्ड्स खरीदता हूँ और अगर मैं मेच्योरिटी तक होल्ड करता हूँ तो यार मेरे घर पे यील्ड क्या आएगा ऑन एन एवरेज, राइट। तो इसको अभी देखना है कि यार, ये फाइंड आउट करने के लिए देख रहा है कि यार बॉन्ड से क्या क्या कैश फ्लोज है, क्या क्या कैश फ्लोज है। तो इसने देखा कि यार अगर आज मैं बॉन्ड खरीद रहा हूं तो आज प्राइस देना पड़ेगा, और मेरे को आएगा फर्स्ट ईयर कूपन C1 प्लस C2 सेकेंड ईयर कूपन। ऐसा करते 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 लास्ट ईयर में मेच्योरिटी में कूपन मिलेगा, और लास्ट ईयर मेच्योरिटी में प्रिंसिपल भी मिलेगा। अज्यूम कर रहा हूँ एक कन्वेंशनल बॉन्ड है जो आपको थ्रू आउट द ईयर्स कूपन 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 देता है और मेच्योरिटी में प्रिंसिपल भी दे देता है, राइट। तो यार आज मेरे घर से ये जाएगा, ये मेरे को कूपन मिलेगा। तो हम लोग कैलसी में क्या करते हैं, ये जो आज घर से जा रहा है इसको हम लोग पुट कर देंगे प्लस माइनस पीवी में, और जो आपको कूपन मिल रहा है C1 C2 ऐसे करते करते CN, इसको कहाँ पे पुट कर देंगे, इसको पुट करेंगे हम लोग पीएमटी में। एंड टुवर्ड्स द एंड आपको प्रिंसिपल वैल्यू मिल रहा है, उसको कहाँ पे पुट कर देंगे, फ्यूचर वैल्यू में, एफवी में। और कैलसी को बोलेंगे कि यार देख आज मेरे घर से कुछ गया, मेरे को फलाना 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 कूपन मिल रहा है, और लास्ट में जाके मेरे को प्रिंसिपल मिल रहा है, तो बताना यार ऑन एवरेज में कितना कमा रहा हूँ। उसी को कहते हैं क्या, यील्ड टू मैच्योरिटी। सीपीटी करेंगे क्या, I/Y, यही है आपका YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, राइट। लेट्स सी इसमें पेज नंबर 139 में क्वेश्चन नंबर 4, मन बना लिया यार बॉन्ड खरीदना है, लेकिन खरीद के मेरे घर में कितना आएगा, राइट, हर साल ऑन एवरेज क्या रिटर्न में यील्ड कर पाऊंगा, राइट, या फिर क्या रिटर्न में जनरेट कर पाऊंगा, सॉरी दैट इज बॉन्ड्स के लैंग्वेज में YTM। लेट्स सी पेज नंबर 139 पहुंच जाते हैं। 129 है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन सेट का है, ठीक है। सॉवरिन बॉन्ड का जिक्र अभी कर चुके हैं, इशूड बाय नेशनल गवर्नमेंट दैट मैच्योर्स ऑन 1st Jan 2030, pays an annual coupon of 1.2% and has a face value of 100। ओके, तो हर साल कूपन कितना मिलने वाला है, 1.2 दिख रहा है आपको, 100 का 1.2%, फॉर अ ट्रेड सेटलमेंट डेट ऑफ 1st January 2020। इसका मतलब है अगर मिस्टर ए, हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए अगर 1st Jan 2020 में ये बॉन्ड्स खरीदते हैं कितने में, 128 में, और ये बॉन्ड को होल्ड करते हैं कब तक, 1st Jan 2030 तक, तो ऑन एन एवरेज मिस्टर ए क्या अर्न करेंगे, क्या रिटर्न जनरेट करेंगे, नोन एज द YTM, राइट। हर साल क्या रिटर्न जनरेट करेंगे ऑन एन एवरेज, दैट इज यील्ड टू मेच्योरिटी, मेच्योरिटी तक होल्ड करने का यील्ड, राइट। अब बस कैलसी चलाना है अपने को। कैलसी में मैंने बोला था कि सर पीवी में वो जाएगा जो हमारे आज घर से जा रहा है, बॉन्ड्स आपको खरीदना है,
मिस्टर ए ने डिसाइड किया सॉवरिन बॉन्ड खरीदना है, कितने में? 128 में। 128 प्लस माइनस होगा पीवी 100 इंटू 1.2%, दैट इज 1.2। ये क्या होगा? पीएमटी। 100 होगा क्या? एफवी। एन कितना होगा? एन कैसे कैलकुलेट करना है? कब कब खरीदा था बॉन्ड? 1 Jan 2020 को। मैच्योरिटी कब है? 1 Jan 2030। मतलब कैन आई से इट इज 31 December 2029? 31 December 2029 बोलू या फिर 1 Jan 2030 बोलू, बात वही तो है। तो यार 2020 से लेके 2029 तक 10 साल होते हैं, कैलकुलेट कर लो। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 10 साल। एन में क्या डालेंगे? 10। एंड देन करेंगे सीपीटी आई बाई वाई। चलो करते हैं। 128 प्लस माइनस पीवी 1.2 पीएमटी 100 फ्यूचर वैल्यू एफवी राइट 10 एन सीपीटी आई बाई वाई। कितना आ रहा है? 1.39, इनफैक्ट नेगेटिव 1.39। यार इसमें तो नेगेटिव यील्ड आने वाला है। 1.3904%। 390%। तो जैसे ही मिस्टर ए ने कैलकुलेट कर लिया तो उसको मन आ गया भाई नहीं खरीदना है, नेगेटिव रिटर्न्स आने वाले ऑन एन एवरेज हर साल, क्यों खरीदूं मैं? राइट। देखो -1.39। अब बोल रहा है ओके मेरे को फिक्स्ड इनकम और इक्विटी सुपरफिशियली समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या? अब कह रहा है कि यार मेरे को ना कुछ पैसा ना फिक्स्ड इनकम में डालना है, कुछ पैसा बॉन्ड्स में डालना है। पोर्टफोलियो बनाने का बात कर रहा है। किस चीज का बात हो रहा है ये? इक्विटी समझ में आ गया, बॉन्ड समझ में आ गया, बोल रहे हैं यार कुछ पैसा इक्विटी में डालें ना, कुछ पैसा बॉन्ड में डालें, एक पोर्टफोलियो बना देते हैं ना, राइट। यहाँ पे दिख रहा है मिस्टर ए क्या सोच रहा है। व्हाई नॉट इन्वेस्ट सम पोर्शन इन इक्विटी एंड सम पोर्शन इन बॉन्ड्स। मतलब अभी तक मिस्टर ए को इतना तो अक्ल आ गया कि यार मैं डाइवर्सिफाई कर सकता हूँ ना, कुछ इक्विटी में डाल देता हूँ, कुछ बॉन्ड्स में डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रहा है दैट इज मेकिंग अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अगर पोर्टफोलियो बनाएंगे तो पोर्टफोलियो का रिटर्न याद आ रहा है क्या? पोर्टफोलियो सब सपोज सोच रहा है से इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, रुको मेरे स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। से 60% इक्विटी एंड 40% बॉन्ड। चले 60-40 कैसे आया, कैसे डिसाइड हुआ? ऑब्वियसली एपिसोड 1 में तो कैसे कर पाएंगे इसको, राइट। मान लो यार 60% इक्विटी में डाल रहा है, 40% बॉन्ड में डाल रहा है। अब बोल रहा है कि यार मेरे को ना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो चाहिए।
तो कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो? आपको याद आ रहा है? याद आ रहा होगा ऑगस्ट कैंडिडेट्स को। वेट ऑफ इक्विटी इंटू रिटर्न ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ बॉन्ड इंटू रिटर्न ऑफ बॉन्ड। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज। इट्स वेटेड एवरेज। मतलब weight of equity into expected return on equity plus weight of bonds into expected return on bonds. Easy stuff. अब रिटर्न तो निकाल लिया, लेकिन पोर्टफोलियो का रिस्क भी तो निकालना पड़ेगा। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, फॉर्मूला याद है रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का? सारे के सारे ऑगस्ट कैंडिडेट्स को याद आ रहा होगा रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला। कुछ ऐसा होता है, वेट ऑफ इक्विटी इंटू रिस्क ऑफ इक्विटी का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बॉन्ड्स इंटू रिस्क ऑफ बॉन्ड्स का क्या स्क्वायर प्लस 2 into weight of equity into weight of bonds into sigma of equity sigma of bonds into correlation between equity and bonds. ये फॉर्मूला है। ये वाला चीज हम लोग क्वांट्स के पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स में भी करते हैं और पोर्टफोलियो में भी करते हैं। राइट, स्टोरी याद है? मिस्टर ए ने पहले इक्विटी के बारे में सोचा, फिर फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स के बारे में सोचा, अब सोच रहा है यार कुछ पैसा इक्विटी एंड कुछ पैसा बॉन्ड्स में लगा के पोर्टफोलियो बना देता हूं ना। तो बात आ रहा है रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो एंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं? यू मस्ट बी अवेयर। राइट, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब जैसे ही कोरिलेशन का बात आ रहा है यार, अब मिस्टर ए को लग रहा है ये कोरिलेशन क्या चीज है भाई, कोरिलेशन क्या चीज है, यहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं। कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या बताता है? कोरिलेशन बताता है यार इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या सर? देखो ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इंटेंसिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स और वाई है। अगर एक्स ऊपर जा रहा है, वाई भी क्या उतना ही जोश से ऊपर जा रहा है जितना एक्स जा रहा है। अगर ऐसा है, इसका मतलब दोनों में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या बोला? अगर एक्स जोर से ऊपर जा रहा है तो वाई भी सर जोर से ऊपर जाता है। दोनों के बीच में रिश्ता तो है, क्योंकि एक अफेक्ट होता है, एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे जाता है उतने ही इंटेंसिटी से, मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। राइट, एक्स नीचे जा रहा है, वाई भी नीचे जा रहा है, सेम इंटेंसिटी से, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? सेम डायरेक्शन है ना, एक अप तो दूसरा भी अप विद दैट सेम इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। एक डाउन, दूसरा भी डाउन, सेम इंटेंसिटी, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। सर एक्स ऊपर जाता है लेकिन वाई नीचे जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन। या फिर एक्स नीचे जाता है, वाई ऊपर जाता है, नेगेटिव कोरिलेशन। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव कोरिलेशन। अब सवाल यह आता है कि सर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये कैसा पता चलेगा? राइट, तो कोरिलेशन का क्वांट्स में डेफिनेशन क्या बोलते हैं कोरिलेशन का? द स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स लोग एक स्ट्रेट लाइन में फॉल होने का कितना कोशिश कर रहे हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन के एकदम पास में है एक्स और वाई कि जो अगर हम लोग प्लॉट करेंगे एक्स वाई को, अगर पास में है लाइन के, इसका मतलब स्ट्रांग है, लेकिन लाइन से बहुत दूर है, इसका मतलब वीक है। ऑब्वियसली ऑगस्ट के कैंडिडेट्स को याद आ रहा होगा, फिर से बोल रहा हूँ। कोरिलेशन क्या बताता है सर? इंटेंसिटी बताता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स। राइट, अगर एक्स ऊपर जाने से वाई भी ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव। एक्स नीचे जाने से वाई भी नीचे जा रहा है, पॉजिटिव। एक्स ऊपर जाने से वाई नीचे जाता है, नेगेटिव। एक्स नीचे जाने से वाई ऊपर जाता है, नेगेटिव। सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो नेगेटिव कोरिलेशन, ये तो सबको पता है। अब बात ये आता है कि सर स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ये कैसा पता चलेगा? तो यार कोरिलेशन का डेफिनेशन क्या है स्टैट्स में? डेफिनेशन सेज दैट कोरिलेशन shows the strength of linear relationship between the two variables. Right, दो वेरिएबल्स को आप प्लॉट करो एंड उसके बीच में से एक स्ट्रेट लाइन पास करो। अब देखो यार, जो पॉइंट स्ट्रेट लाइन के करीब है कि दूर है? अगर पास में है तो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, अगर बहुत दूर दूर है तो क्या? वीक कोरिलेशन। तो एक सेकेंड, कोरिलेशन डायग्राम से समझते हैं ना। सपोज ये एक्स है, ये वाई है, मैंने प्लॉट किया तो कुछ ऐसा दिख रहा है। खाली ये डायग्राम को देखते हुए ये बोलना
कि पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है? पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ना, एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई भी तो बढ़ रहा है। देखो, ऊपर जा रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, फिर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, फिर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, फिर एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, तब जाके तो अपवर्ड स्लोपिंग है। अब ये दोनों के बीच में से मैं एक स्ट्रेट लाइन पास कर दूंगा, एंड जैसे ही एक स्ट्रेट लाइन पास किया तो मेरे को दिखा कि यार जो भी पॉइंट्स है ना, वो स्ट्रेट लाइन के काफी करीब है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। ये एक्स है, ये वाई है, प्लॉटिंग कुछ ऐसा है। पहले तो मेरे को ये बताओ कि पॉजिटिव कोरिलेशन है कि नेगेटिव कोरिलेशन है? पॉजिटिव है, क्योंकि देखो ना, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव तो है। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन पास कर रहा हूँ, एंड मेरे को ये दिख रहा है सर पॉइंट्स काफी दूर है लाइन से, इसका मतलब पॉजिटिव तो है बट वीक, वीक पॉजिटिव। थर्ड डायग्राम। ठीक है सर, यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है लेकिन वाई गिर रहा है। एक्स बढ़ता है, वाई गिर रहा है, क्लियर कट दिख रहा है। एक्स देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, वाई गिरते जा रहा है, फिर एक्स बढ़ा रहा हूँ, वाई गिरते जा रहा है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग का फील आया ना, इसका मतलब क्या, नेगेटिव कोरिलेशन है। अब बात आता है सर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है कि वीक नेगेटिव है? तो आप एक काम करो, एक लाइन पास करो। वी फाउंड दैट सर पॉइंट्स आर क्लोज, राइट, क्लोज टू द लाइन, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। सेम डायग्राम, एक्स वाई। सर एक्स बढ़ रहा है, वाई गिर रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन तो है बट लाइन से काफी दूर दूर है पॉइंट्स, वीक नेगेटिव कोरिलेशन। तो कोरिलेशन तो यार एसोसिएशन बताता है बिटवीन द टू वेरिएबल्स, राइट। क्या इंटेंसिटी है ये भी बताता है, राइट। कैसे बताता है? कोरिलेशन का कट ऑफ क्या है? कोरिलेशन, याद आ रहा होगा आपको, कोरिलेशन का कट ऑफ, कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 टू +1। अगर कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में +1 के करीब है, इसका मतलब तो यार सर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, राइट। अगर कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में -1 के करीब है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। तो स्टार्ट कहां से हुआ? पोर्टफोलियो बनाना था, पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड रिस्क निकालना था, रिस्क निकालते हुए कोरिलेशन पिक्चर में आ गया, तो मिस्टर ए चले गया यार व्हाट इज दिस कोरिलेशन। उसका जवाब कहाँ पे छुपा हुआ है? पॉइंट्स में छुपा हुआ है। फिर उसने देखा अच्छा कोरिलेशन तो ये बताता है कि यार दो वेरिएबल्स में क्या एसोसिएशन है, क्या इंटेंसिटी है इन दोनों के बीच में, एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जा रहा है क्या, किस इंटेंसिटी से जा रहा है, राइट। अगर एक ऊपर जा रहा है दूसरा भी ऊपर जा रहा है विद हाई इंटेंसिटी, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। एक ऊपर जा रहा है दूसरा ऊपर जा रहा है विद वेरी लो इंटेंसिटी, मतलब से एक्स 10% ऊपर चले गया, तो वाई भी ऊपर जा रहा है बट बाय 1%, राइट। इसका मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन तो है बट वीक, राइट। एक ऊपर जा रहा है, एक्स ऊपर जा रहा है और वाई सर नीचे जा रहा है, मतलब एक्स अगर 10% ऊपर चलेगा तो वाई नीचे जा रहा है से बाई 7%, 8%, तो देर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। कैसे पता चला? ऑपोजिट डायरेक्शन है सर, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है बट जरा सा, एक्स 10% ऊपर चले गया, वाई से 1% नीचे गया या 1.5% नीचे गया, तो सर नेगेटिव कोरिलेशन तो है बिकॉज ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन बट वीक नेगेटिव है, राइट। क्या कट ऑफ है कोरिलेशन का? -1 टू +1। +1 के अगर आप करीब हो इसका मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, या -1 के करीब हो वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। सर अगर ऐसा हुआ तो एक्स ऊपर जाने से वाई को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा,
या y ऊपर जाने से x को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब देयर इज नो कोरिलेशन, कोरिलेशन इज इक्वल टू जीरो, दोनों के बीच में कोई इंटेंसिटी या कोई एसोसिएशन ही नहीं है। एक चेंज, एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरे वेरिएबल को अगर फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब दूसरा वेरिएबल अफेक्ट ही नहीं हो रहा है एक्स से, राइट, तो इसका मतलब देयर इज नो कोरिलेशन, राइट। तो हमेशा याद रखना यार, या तो कोरिलेशन पॉजिटिव हो सकता है, या तो कोरिलेशन नेगेटिव हो सकता है, या तो नो कोरिलेशन हो सकता है। सेम डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब नेगेटिव। सर देयर इज नो चेंज, राइट, जीरो, कोरिलेशन इज इक्वल टू जीरो। अब दो चीज अपन देखते हैं। सबसे पहले तो पोर्टफोलियो का रिस्क निकालते हैं। कहां से? पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 13। Portfolio manager creates the following portfolio. थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। आप मिस्टर ए सोचो ना, मिस्टर ए ने अब सोचा यार पोर्टफोलियो बनाते हैं, 30% वेट सिक्योरिटी वन को देते हैं, 70% वेट सिक्योरिटी टू को देते हैं। सिक्योरिटी वन का स्टैंडर्ड डिविएशन देके रखा हुआ है 20%, सिक्योरिटी टू का 12%। अब बोल रहा है द कोरिलेशन ऑफ रिटर्न्स बिटवीन द टू सिक्योरिटीज इज 0.4, द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो इज क्लोजेस्ट टू। तो मैं यहाँ पे जस्ट नंबर्स के साथ फॉर्मूला लिख देता हूँ, कैलकुलेट आप करोगे। पहला क्या होगा? वेट को हम लोग डेसिमल में लिखेंगे सर। पहला होगा 0.3 × 20 का स्क्वायर प्लस 0.7 × 12 का स्क्वायर प्लस 2 × 0.3 × 0.7 × 20 × 12 दोनों के बीच का कोरिलेशन कितना है? 0.4। यही तो फॉर्मूला है। फर्स्ट वाले पोर्शन को STO1 करो, सेकंड वाले पोर्शन को STO2 करो, थर्ड वाले पोर्शन को STO3 करो। चलो फटाफट करते हैं। 0.3 × 20 स्क्वायर इसको STO1, 0.7 × 12 square is STO2, and 2 × 0.3 × 0.7 × 20 × 12 × 0.4, ये हो जाएगा STO3। RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3 का स्क्वायर रूट 12.1194, मतलब 12.12। इन लोगों ने तो एक ही डेसिमल में लिखा है 12.1। सी इज द आंसर। तो मिस्टर ए को अभी रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना भी आ गया। स्टोरी को भूलना मत यार, वेब सीरीज है, एपिसोड 1, राइट। सोचा इन्वेस्ट करना है, इक्विटी के पीछे गया, फिर फिक्स्ड इनकम के पीछे गया, फिर सोचा यार चलना पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने का चक्कर में फिर इसको ध्यान में क्या है, ये आया यार पोर्टफोलियो का तो रिटर्न निकालना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बेसिस पे, पोर्टफोलियो का रिस्क, फिर रिस्क का फॉर्मूला, रिस्क निकालना भी सीख गया। लेकिन रिस्क के फॉर्मूला में सर कोरिलेशन है, फिर कोरिलेशन का पीछे पड़ गया है। फिर वहां पे कोरिलेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे लिखा हुआ है? क्वांट्स में लिखा हुआ है कि यार दो वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन बताता है कि स्ट्रांग है कि वीक है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एंड ऑल दैट, राइट। तो सर कोरिलेशन के रिलेटेड तो हमने सम्स ही नहीं किया, लेट्स डू इट। क्वांट्स का पेज नंबर 158, आई थिंक क्वांट्स यहाँ पे पेज नंबर कहाँ पे क्वांट्स, लेट्स सी, हाँ, पेज नंबर, रुको, यहीं पे चले जाते हैं।
पेज नंबर 158। मिस्टर ए यहाँ पे आया कोरिलेशन के बारे में समझने, ठीक है, जो कि हम समझ चुके हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। US and Spanish bonds return measured in the same currency units have a standard deviation of SD देके रखा हुआ है 0.64 and 0.56. If the correlation between the two bonds is 0.24, the covariance of return is, एक चीज मैं कराना भूल गया यार, देखो कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। कोरिलेशन का फॉर्मूला इज कोवेरियंस बिटवीन से x एंड y डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ x इनटू सिग्मा ऑफ y। ये कोरिलेशन का फॉर्मूला है। तो अगर आपको कोरिलेशन दे दिया है, सिग्मा एक्स दे दिया है, सिग्मा वाई दे दिया है, तो क्या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोवेरियंस नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हैं सर, वही पूछा है। तो कोवेरियंस इज आर इंटू सिग्मा सिग्मा। आर कितना है 0.24 इंटू सिग्मा कितना है 0.64, दूसरा वाला सिग्मा कितना है इंटू 0.56। राइट, ये वाला फॉर्मूला बोर्ड में लिख देंगे, डोंट वरी। 0.24 इंटू 0.64 इंटू 0.56, 0.086 is the answer. Question number 2. Question number 2 important. बोल रहा है द कोवेरियंस ऑफ रिटर्न इज पॉजिटिव। कोवेरियंस देखो, जब जब देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो तो एक बार, कोरिलेशन का फॉर्मूला देखो ना एक बार सब लोग। कॉफ डिवाइड बाय सिग्मा सिग्मा। अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है तो इसका मतलब 100% कोरिलेशन पॉजिटिव आने वाला है। अगर कोवेरियंस नेगेटिव है इसका मतलब 100% क्या, कोरिलेशन नेगेटिव आने वाला है। राइट, ये चीज ध्यान में रखना। क्या बोल रहा है, अगर कोवेरियंस पॉजिटिव है इसका मतलब कोरिलेशन क्या, पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। कोवेरियंस पॉजिटिव का मतलब क्या है, कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये होता है यार, अगर x माइनस एक्स बार अगर पॉजिटिव होता है ना, मतलब x माइनस एक्स बार जब जब पॉजिटिव होता है, तब तब y माइनस वाई बार भी पॉजिटिव होता है। x का मीन इज एक्स बार, में x माइनस एक्स बार अगर पॉजिटिव आ गया, एंड वही टाइम पे y माइनस वाई बार भी पॉजिटिव आ गया, मतलब कोवेरियंस पॉजिटिव आने वाला है, मतलब कोरिलेशन पॉजिटिव। सेकंड, सर जब जब x माइनस एक्स बार पॉजिटिव होता है ना, तब तब y माइनस वाई बार सेम टाइम में y माइनस वाई बार नेगेटिव होता है। इसका मतलब कोवेरियंस नेगेटिव आने वाला है, मतलब कोरिलेशन नेगेटिव। राइट, अब इसी अंडरस्टैंडिंग के हेल्प से आगे कॉन्कर करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। द कोवेरियंस ऑफ रिटर्न इज पॉजिटिव है, सामने से बोल रहा है पॉजिटिव है, मतलब कोरिलेशन पॉजिटिव है, मतलब जब जब x माइनस एक्स बार पॉजिटिव होगा तब तब सेम टाइम में y माइनस वाई बार भी क्या होगा, पॉजिटिव। लेट्स सी, the covariance of return is positive when the returns on the two assets tend to have the same expected value, same mean values, ऐसा कुछ नहीं है। When the returns on the two assets tend to be above their expected value, सही जा रहा था, at different time बोल रहा है यार, मतलब बोला जब जब x माइनस एक्स बार पॉजिटिव है, मैंने बोला तब तब y माइनस वाई बार भी पॉजिटिव होना चाहिए, सेम टाइम का बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी गलत कहां पे हो गया, बोल रहा है डिफरेंट टाइम्स। सी देखना, पढ़ रहा हूं, when the returns on the two assets tend to be on the same side of their expected value at the same time, C is the correct. Question number 3, which of the following correlation coefficient indicates the weakest linear relationship between two variables? weakest linear relationship का मतलब weak correlation, right? ये है -1, ये है +1, बीच में है 0। मैंने अभी आपको बोला था अगर +1 के करीब है तो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, -1 के करीब है तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, लेकिन अगर 0 के करीब है इसका मतलब वीक। राइट, तो 0 के करीब कौन है, -0.67, -24 एंड -0.33, ये तीनों में से सबसे करीब कौन है 0 के, देख लो। 0.33 कहीं यहाँ पे है, राइट, -0.24 कहीं यहाँ पे होगा, -2, और -0.67 तो कहीं यहाँ पे होगा, -0.67। तो सबसे ज्यादा करीब तुमको -0.24 नहीं दिख रहा है,
तो अगर दो वेरिएबल के बीच में -0.24 आ गया मतलब वीक कोरिलेशन है, वीक नेगेटिव, तो बी। वही तो पूछा है, वीकेस्ट पूछा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द क्लोजर टू जीरो उतना वीक, क्लोजर टू वन और -1 स्ट्रॉन्ग, राइट। हमने क्या किया, पेज नंबर 52 में क्वेश्चन नंबर 13 में हमने ये देखा कि रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है, एंड पेज नंबर 158 का जो क्वेश्चन सेट है, में अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। एक चीज जो यहाँ पे भूल गए थे, जैसे ये लिखा कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 टू +1, हम यहाँ पे कोरिलेशन का फॉर्मूला इज कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। बोलो यार। थोड़ा सा एक्सर्शन आ गया है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, एक डेलिबरेटली 15 मिनट्स का ब्रेक ले रहा हूँ, 5-10 मिनट्स का। स्टोरी कंटिन्यूड है हमारा, ठीक है ना। एपिसोड 1 में कोई भी ब्रेक नहीं है, राइट। तो मैं वीडियो को ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, पॉज करके जा रहा हूँ। आप भी रेस्ट लेके 15 मिनट्स आगे करते हुए देख लेना, ठीक है। तब तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। स्टोरी कहाँ तक अभी हुआ है, सर इक्विटी के बारे में समझ गया, ए बॉन्ड्स के बारे में समझ गया है, पोर्टफोलियो बनाना सीख गया, राइट। पोर्टफोलियो का रिस्क कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कोरिलेशन कैलकुलेट करना सीख गया, कोरिलेशन के बारे में इसको अंडरस्टैंडिंग हो गया, राइट। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, राइट। वो फिल्म में नहीं होता है कि छोटा सा ब्रेक, बस वैसे ही। एंड आगे से अपन कंटिन्यू करेंगे, स्टोरी कंटिन्यूड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, मैं 15 मिनट्स में आता हूँ।
Yes, we are back. Okay, so Mr. A has created the portfolio. Now Mr. A is thinking कि यार कोई और भी इन्वेस्टमेंट टूल है क्या, राइट? कोई इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं क्या, कोई और भी एसेट क्लासेस हैं क्या? इक्विटी में समझ गए, मैं बॉन्ड समझ गया, मैंने इक्विटी और बॉन्ड को रख के पोर्टफोलियो भी बना लिया एंड ऑल दैट। कोई और एसेट क्लासेस भी है? हाँ, है ना। ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस हैं। ऑल्टरनेटिव, इनफैक्ट मैं ऑल्टरनेटिव को थोड़ा सा बाद में लेता हूँ, वरना वो सीक्वेंस में बैठेगा नहीं। बात ये करते हैं कि मिस्टर ए ने पोर्टफोलियो तो बना लिया विद द हेल्प ऑफ इक्विटी एंड बॉन्ड्स। अब मिस्टर ए को ये डर लग रहा है कि यार कल कुछ मार्केट क्रैश एंड ऑल दैट हो गया जिसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो पूरा पूरा डाउन चले गया, तो मिस्टर ए को ये डर लग रहा है। मिस्टर ए अब ये सोच रहा है कि यार कोई मार्केट में ऐसा टूल है क्या जिससे मैं मेरे पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कर सकूं? किससे? फ्रॉम मार्केट क्रैश। ऐसा कोई टूल है क्या? हाँ, है ना। वी हैव डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ हेजिंग। तो यहाँ पे मिस्टर ए अगेन क्या सोच रहा है? प्रोटेक्ट, हाउ विल आई प्रोटेक्ट माई पोर्टफोलियो फ्रॉम अ मार्केट क्रैश? क्या क्या टूल्स है यार? बेसिकली बात हो रहा है हेजिंग का। हमारे पास डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट से या तो आप पुट ऑप्शन बाय कर लो, बाय और पुट ऑप्शन। ऑब्वियसली अगस्त के कैंडिडेट्स को ये समझ में आ रहा होगा कि सर अगर कल के तारीख में मार्केट क्रैश होता है और पोर्टफोलियो डाउन चले जाता है तो सर पोर्टफोलियो में तो नुकसान होगा, लेकिन पुट ऑप्शन मेरे को बचा लेगा। अगर मैंने पुट ऑप्शन बाई कर रखा है तो मार्केट क्रैश होने से पुट ऑप्शन में मेरे को फायदा होगा, तो जो भी लॉस मेरे पोर्टफोलियो में हो रखा है वो कॉम्पेंसेट कर देगा पुट ऑप्शन का गेन, राइट? बाई और पुट ऑप्शन, या फिर और सेल फॉरवर्ड और फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग कहते हैं एफ माइनस। यही तो होता है एफ माइनस में। अगर मार्केट नीचे चले गया, ओके, तो पोर्टफोलियो में तो नुकसान होगा, लेकिन आपको एफ माइनस बचा लेगा, एफ माइनस में फायदा होगा, राइट? लेकिन आपको समझना ये पड़ेगा कि यार पुट ऑप्शन ऑप्शन है ना, इसमें क्या है ना, वन साइडेड है कि अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो पुट ऑप्शन में फायदा होगा। हाउएवर अगर मार्केट क्रैश नहीं होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है, तो पुट ऑप्शन में कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी आपने पुट ऑप्शन खरीदते हो प्रीमियम पे किया है वही आपका मैक्सिमम लॉस है। लेकिन फॉरवर्ड या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज टू साइडेड, मतलब अगर मार्केट क्रैश होता है तो एफ माइनस आपको फायदा देगा, लेकिन अगर मार्केट क्रैश नहीं होता है, मार्केट ऊपर चले जाता है, तो एफ माइनस में भयंकर लॉस होने वाला है, राइट? तो डबल साइडेड है ये, राइट? ऑप्शन वन साइडेड है। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख रहा हूँ ये दोनों में सबसे ज्यादा मोर रिस्की है, मोर रिस्की देन पुट ऑप्शन, राइट? स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है कि यार मिस्टर ए ने पोर्टफोलियो बना चुका है, अब ये पोर्टफोलियो को बचाना है, ये है पोर्टफोलियो।
डर ये लग रहा है कि अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो मैं पोर्टफोलियो में मेरे को सेव करना है, राइट? तो क्या करना चाहिए? या तो आप पुट ऑप्शन बाई कर सकते हो, या तो आप फॉरवर्ड या फ्यूचर सेल कर सकते हो। लेकिन प्लीज समझो यार, फॉरवर्ड या फ्यूचर सेल करना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। क्योंकि अगर मार्केट क्रैश नहीं हुआ, सपोज मार्केट ऊपर गया, तो आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर जाएगा। वो टाइम में अगर आपने हेजिंग एफ माइनस से कर रखा है ना, तो एफ माइनस में नुकसान होगा आपका। ऐसा क्यों करना है आपको? वो टाइम में मैं चाहता हूं कि यार, अगर सपोज मार्केट ऊपर जाता है, मेरा पोर्टफोलियो ऊपर जाता है, तो मैंने जो हेजिंग का इंस्ट्रूमेंट बाई कर रखा है ना, पुट ऑप्शन, उसमें जरा सा नुकसान हो, आई विल ट्रीट इट एज अ कॉस्ट ऑफ हेजिंग, राइट? सर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ है ना। पेज नंबर 50, लर्निंग मॉड्यूल 2 में देखते हैं। पेज नंबर 50, लर्निंग मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखना है आपने। लेट्स सी, लर्निंग मॉड्यूल 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आया, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। पहले स्टोरी पढ़ ले, देखो स्टोरी आप रिलेट कर पाओगे। बायोमियन लिमिटेड is a Mumbai-based biotech company, okay, with common stock and listed futures and options on the National Stock Exchange. Okay. The Viswan family office, VFO, currently owns 10,000 Biomian common shares. हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए इज होल्डिंग सपोज 10,000 शेयर्स ऑफ बायोमियन कंपनी। VFO would like VFO Viswan family office VFO would like to reduce its long, ठीक है यहीं तक पढ़ना, इसके आगे मत पढ़ना, एपिसोड 1 में सूट नहीं करेगा। यहां तक स्टोरी आपको क्लियर है क्या? एक कंपनी है बायोमियन लिमिटेड, जिसमें 10,000 शेयर्स खरीद कर रखा है। किसने खरीद कर रखा है? विस्वन फैमिली ऑफिस। हमारे एग्जांपल में मिस्टर ए ने 10,000 शेयर्स खरीदा है, किसका? बायोमियन लिमिटेड का। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मिस्टर ए से रिप्लेस करो, ठीक है ना। मिस्टर ए बिलीव्स दैट, कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, मिस्टर ए बिलीव्स दैट बायोमियंस शेयर प्राइस विल राइज ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ। उसको लग रहा है यार मैंने शेयर्स खरीदा है, शेयर्स बढ़ेंगे। हाउएवर एक डर लग रहा है, अगर शेयर्स गिर गए तो। मिस्टर ए का एक्सपेक्टेशन है मार्केट बढ़ेगा, मतलब शेयर्स कंपनी के बढ़ेंगे, लेकिन अगर गिर गए तो यार, अगर शेयर्स गिर जाते हैं तो यार मेरे को उस टाइम पे कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन चाहिए। देखो फिर से पढ़ते हैं। मिस्टर ए बिलीव्स दैट बायोमियंस शेयर प्राइस विल राइज ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, बट would like to protect against a decline in Biomin's share price over the period. Which of the following position is best suited for VFO to manage its existing Biomin exposure based on this view? A long put position A, okay? लॉन्ग फ्यूचर तो एफ प्लस करने का बात कर रहा है, राइट? शॉर्ट कॉल नहीं, शॉर्ट कॉल भी एडवाइजेबल नहीं होगा, राइट? अ लॉन्ग पुट, ये सबसे बेस्ट रहेगा कि यार आपके पास शेयर्स है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे, फेयर इनफ। लेकिन अगर शेयर प्राइस नीचे चले गए तो यार मैं चाहता हूं कि पुट ऑप्शन मेरे पास रहे, राइट? अब क्या होगा? सपोज सिनेरियो 1, सर मैंने जैसा सोचा था शेयर प्राइस ऊपर ही चले गए, तो क्या होगा? पुट ऑप्शन खरीदने वक्त जो आपने प्रीमियम दिया है ना, सिर्फ आपका उतना ही नुकसान होगा, जो कि बहुत ही छोटा होता है, उतना चलेगा। मिस्टर ए विल ट्रीट इट एज अ कॉस्ट ऑफ हेजिंग, ठीक है। तो ये हो गया ए। अब यार पोर्टफोलियो भी बना लिया, पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए पुट ऑप्शन भी बाई कर लिया। अब मिस्टर ये सोच रहा है कि यार ये इक्विटी बॉन्ड के अलावा भी कोई एसेट क्लास है क्या? हाँ है ना, वी हैव ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस, राइट? यहाँ पे मिस्टर ए अगेन क्या सोच रहा है? डू वी हैव अदर एसेट क्लास, या फिर डू वी हैव एसेट क्लास अदर देन इक्विटी एंड बॉन्ड्स?
तो जब ढूंढने गया, बोला उसको मिल गया, यस वी हैव ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स या ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस। मिस्टर को देखा, हाँ यार ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस है ना। तो सबसे पहले ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में क्या क्या है वो जानने से पहले मिस्टर ए ये सोच रहा है कि यार इक्विटी बॉन्ड और ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में फर्क क्या है। मतलब बोलना चाह रहा है जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स है मेरे, इक्विटी बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड, राइट, वर्सेस ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास में, सबसे पहले यार फर्क क्या है ये दोनों में, राइट। यार ये चीज सबसे पहले पता लगा रहा है यार व्हाट इज द डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब आप सोचो इक्विटी बॉन्ड या म्यूचुअल फंड्स, एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्वियसली एपिसोड 1 चल रहा है तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं मैं डाइवर्ट क्यों करूं, राइट। ऑल द ऑगस्ट कैंडिडेट्स को याद आ रहा होगा, वी हैव हेज फंड्स, वी हैव प्राइवेट इक्विटी फंड, वी हैव नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कमोडिटीज, टिम्बरलैंड, फार्म लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास डिजिटल एसेट्स है। लेकिन अभी के लिए लेट अस नॉट डाइवर्ट, राइट। अभी तो मिस्टर ए को ये जानना है कि यार ये ट्रेडिशनल और ऑल्टरनेट में फर्क क्या है। तो एक बार ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स को आप ऐसे सोचो ना कि यार म्यूचुअल फंड, और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में हमारे पास सपोज ऐसे सोच लो कि यार हेज फंड। तो मिस्टर ए ये देख रहा है कि यार मैं जब से टीवी खोलता हूँ मेरे को म्यूचुअल फंड्स के एड्स तो बहुत दिखते हैं यार, राइट। म्यूचुअल फंड्स ये है वो है, राइट, म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन हेज फंड्स का तो कोई मेरे को एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह नहीं दिखा। इससे ये मालूम पड़ता है कि यार ट्रांसपेरेंट कौन है, म्यूचुअल फंड है। कम ट्रांसपेरेंट कौन है, हेज फंड है। तो पहला पॉइंट इसको ये देखा कि यार यहाँ पे है ट्रांसपेरेंट, इसका तो कोई एड्स वगैरह दिखता ही नहीं है, लेस ट्रांसपेरेंट। सेकंड, म्यूचुअल फंड्स में यार इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो यार लिक्विडेट किया जा सकता है, आप जब चाहे तब लिक्विडेट कर सकते हो, राइट। लेकिन हेज फंड्स को अगर आप पैसा देते हो, हेज फंड को अभी के लिए ऐसा सोचो कि यार म्यूचुअल फंड जैसे ही है, इन लोग भी पैसा लेते हैं। लेकिन इधर ना अगर इन्वेस्टर इनको पैसा देता है हेज फंड्स को, तो सर लिक्विडिटी इज वेरी वेरी लो, आपको वेट करना पड़ेगा 3 साल 5 साल तक, आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो लिक्विडिटी वाइज सर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में लिक्विडिटी ज्यादा है और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स में लिक्विडिटी क्या है, कम। हाई लिक्विडिटी, लो लिक्विडिटी। थर्ड, थर्ड ये देख रहा है कि यार म्यूचुअल फंड्स तो लोगों से पैसा ले रहा है, बहुत सारे रिटेल पार्टिसिपेशन या रिटेल इन्वेस्टर्स लोग म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जहां पे भी अगर आप लोगों से पैसा लेते हो ना, तो वहां पे आ जाता है रेगुलेटर। रेगुलेटर देखता है यार म्यूचुअल फंड को आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड आप तो पब्लिक से पैसा ले रहे हो ना, राइट। तो काफी ज्यादा रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स म्यूचुअल फंड के ऊपर हैं। हेज फंड को कोई रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स नहीं है, या फिर बोलो तो उतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हेज फंड्स नॉर्मल रिटेल लोगों से पैसा नहीं लेता है, वो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसा लेता है। जहां पे रेगुलेटर बोलता है ठीक है यार तुम पब्लिक से पैसा नहीं ले रहे हो ना, तुमको जैसा मैनेज करना है करो। लेकिन म्यूचुअल फंड्स को नहीं, म्यूचुअल फंड्स को हम बोलेंगे आपको ऐसा नहीं करना है, ये करना है, वो करना है। तो बहुत ज्यादा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स म्यूचुअल फंड्स को फॉलो करना पड़ता है, हेज फंड्स को फॉलो नहीं करना पड़ता है। स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, लेस स्ट्रिक्ट, एकदम ना के बराबर ही होता है।
म्यूचुअल फंड्स ज्यादा करके इनका क्या काम है यार, पब्लिक से पैसा लो और वो पैसे को चुपचाप कंपनीज के शेयर्स में लगा दो या कोई बॉन्ड्स में लगा दो, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के पास वो स्किल है ना कि वो कंपनी को इवेल्युएट कर सकता है। ज्यादा करके लॉन्ग ओनली टाइप होता है, लॉन्ग ओनली, पब्लिक से पैसा लेके इन्वेस्ट करना है इन द शेयर्स एंड द बॉन्ड्स, राइट। मतलब आप बहुत ज्यादा डेरिवेटिव्स को यूज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डेट नहीं ले सकते, राइट। तो शॉर्ट सेलिंग आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हो, तो हर चीज में यू नो एक हाथ बांध के रखा हुआ है, क्योंकि पब्लिक का पैसा है ना यार, एकदम सेफली संभालो। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड के केस में लिमिटेड यूज है, किसका? लिमिटेड यूज ऑफ डेरिवेटिव्स, लेवरेज, शॉर्ट सेलिंग। और यार हेज फंड्स को तो कोई रोक टोक है ही नहीं, राइट। इन लोग तो अनलिमिटेड यूज करते हैं डेरिवेटिव्स का, लेवरेज लेते हैं, शॉर्ट करते हैं, बहुत सारा रिस्की पोजीशंस लेते हैं। यहाँ पे एक्सटेंसिव यूज होता है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ डेरिवेटिव्स को डी से डिनोट कर रहा हूँ, कॉमा लेवरेज एंड शॉर्ट सेलिंग, एस एस। ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली एपिसोड 1 में अपन सिर्फ डिफरेंस समझेंगे कि यार मिस्टर ए को ये जानना था कि यार ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस तो हैं, लेकिन हाउ ऑल्टरनेटिव एसेट क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एसेट क्लास, तो डिफरेंस जान लिया। ऑब्वियसली अब अगर आगे एपिसोड्स आता है डिपेंडिंग अपॉन डिमांड, तो देखेंगे, फिर जैसे ही फिर घुसेगा अंदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, फिर हेज फंड के बारे में, प्राइवेट इक्विटी फंड के बारे में, ऑल दैट स्टफ, राइट। तो एपिसोड, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नहीं आएगा, लेट्स सी। अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा, तो अगर डिमांड ज्यादा हुआ तो नेक्स्ट एपिसोड लाने का सोचेंगे, वरना हमारा ओरिजिनल रिवीजन का जो स्टाइल है वो तो हम करते ही हैं। तो मिस्टर ए को अच्छा खासा आइडिया हो गया है अभी, इक्विटी क्या होता है, फिक्स्ड इनकम क्या होता है, पोर्टफोलियो अगर मैं बनाऊं तो क्या कैसे होगा, पोर्टफोलियो को बचाने के लिए डेरिवेटिव्स यूज करेंगे, राइट। कोई ट्रेडिशनल एसेट्स के अलावा कोई और भी एसेट क्लास है क्या? अब मिस्टर ए ये सोच रहा है कि यार मैं शेयर्स खरीदता हूं, मैं बॉन्ड्स खरीदता हूं, तो मैं खरीद रहा हूं तो मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूं, कंपनी शेयर्स इशू कर रहा है, मैं कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं, कंपनी को पैसा मिल रहा है। कंपनी बॉन्ड्स इशू कर रहा है, मैं बॉन्ड्स खरीद रहा हूं, कंपनी को पैसा मिल रहा है। ये कंपनी उस पैसे का करता क्या है? ऑब्वियसली कंपनी उस पैसे को क्या करेगा, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट में लगाएगा, राइट। कुछ पैसे प्रोजेक्ट्स में लगा देगा एंड कुछ पैसे शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए रखेगा, दैट इज नोन एज द वर्किंग कैपिटल, राइट। अब बात ये आता है कि सर जो कंपनी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहा है ना, मतलब प्लांट मशीनरी इंस्टॉल एंड ऑल दैट कर रहा है, तो कंपनी कैसे डिसाइड करता है कि सर कौन से प्रोजेक्ट को करें या कौन से प्रोजेक्ट को नहीं करें? आप समझ रहे हो क्या थीम है? मिस्टर ए, अगेन यहाँ पे मिस्टर ए का ही बात हो रहा है। मिस्टर ए ये सोच रहा है, यार इन्वेस्टर्स लोग पैसा देते हैं कंपनी को, कंपनी के बैलेंस शीट लायबिलिटी में रिफ्लेक्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, राइट। अब कंपनी ये जो पैसा है, ये पैसे का क्या करता है? ये पैसे का दो पार्ट्स है, एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में लगा देता है और कुछ पैसा वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए रख देता है। अब बात ये आता है यार प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को प्रॉफिट्स एंड ऑल दैट मिलने वाला है कि यार सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अगर कंपनी कर रहा है तो ही जाके कंपनी को अच्छा प्रॉफिट जनरेट होगा, अच्छा कैश फ्लो होगा। तो यार प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट कैसा किया जाता है? हाउ डू वी इवेल्युएट द प्रोजेक्ट? या तो इवेल्युएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, या तो इवेल्युएशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ आईआरआर। अगर प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव आता है
अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। Obviously, August के कैंडिडेट्स को आई did not have to explain what is the meaning of how do we calculate the NPV. It's very very easy. प्रोजेक्ट में शुरू में पैसा कितना गया, फॉलोड बाय प्रोजेक्ट से क्या क्या कैश फ्लोज आना है, उसको कैलसी के कैश फ्लो मोड में अपन रखेंगे। एनपीवी बटन है, एक रेट से पुल करेंगे एंड आ जाएगा आपका एनपीवी। अगर वो एनपीवी पॉजिटिव आ गया तो एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, और अगर एनपीवी नेगेटिव आ गया तो क्या? रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। मेरे को तुम एक बात बताओ, ये जो कंपनी पैसा उठा रहा है इक्विटी और बॉन्ड से, क्या ये फ्री का है क्या? फ्री का है? मतलब इक्विटी से पैसा उठाया फ्री में, बॉन्ड से पैसा उठाया फ्री में, फ्री का थोड़ी है सर। कंपनी अगर इन्वेस्टर्स से पैसा उठा रहे इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी तो कंपनी के लिए कॉस्ट है, क्या? नोन एज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी से जुड़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ डेट, और इक्विटी और बॉन्ड दोनों का वेटेड एवरेज कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज व्हाट केसी। ये हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर में देखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। अभी यहाँ पे ज्यादा डाइवर्जन नहीं करेंगे। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट का फ्यूचर कैश फ्लोज है ना, वो कैश फ्लोज को पुल किससे करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल से करते हैं, ठीक है। जनरली दिया हुआ रहता है, बट कैलकुलेशन पार्ट आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में करना पड़ता है। वेरी वेरी इजी। वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस वेट ऑफ डेट इंटू कॉस्ट ऑफ डेट करके वेटेड, जैसा अपन पोर्टफोलियो का रिटर्न नहीं निकालते क्या, उसी तरीके से। खैर अभी डाइवर्जन नहीं करते हैं। अभी फील इज दैट यार कंपनी पैसा उठा रहे हो, मुफ्त में नहीं उठा रहा है, कॉस्ट है। इक्विटी से उठा रहा है तो कंपनी का कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अगर बॉन्ड से उठा रहा है तो कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ डेट। तो दोनों का कॉस्ट क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। एनपीवी अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ही यही होता है कि जो प्रोजेक्ट से एक्चुअल रिटर्न अर्न कर रहा है कंपनी, दैट इज आईआरआर, एक्चुअल में कितना अर्न कर रहा है, दैट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपनी का एक कॉस्ट है कैपिटल को रेज करने का, एंड अगर कंपनी प्रोजेक्ट से वो कॉस्ट से भी ज्यादा अर्न कर पा रहा है, दैट्स अ गुड न्यूज ना, राइट। तो एनपीवी अगर पॉजिटिव है इसका मतलब आईआरआर ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अगर एनपीवी नेगेटिव है इसका मतलब आईआरआर is less than cost of capital. This is very very bad news, right? Company का cost of capital is supposed 12%, but company is able to earn only 10%, right? There will be a huge, hell lot of questions towards the company कि आप कैसे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हो यार, जितना आपका कॉस्ट है आप उससे भी कम कमा रहे हो। इस तरीके का बात हो रहा है, राइट। तो एक सेकेंड, लेट्स गो टू पेज नंबर 277। पेज नंबर 277 अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स सी, पेज नंबर 277। आ गया 277 या क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन। चलो देखते हैं। अ कंपनी इज कंसिडरिंग अंडरटेकिंग अ न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट दैट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट 33 मिलियन। 33 मिलियन जाने वाला है। ये 33 मिलियन कंपनी के पास कहां से आया? इक्विटी बॉन्ड्स इशू किया होगा, राइट। द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो प्रोजेक्शंस फॉर द नेक्स्ट 4 years इज शोन बिलो। क्या क्या कैश फ्लोज आने वाला है प्रोजेक्ट से आपको दे दिया है। Calculate NPV and IRR assuming a required rate of return is 7.5%। 7.5% is the cost of capital जो कि दे के रखा हुआ है। मिनिमम कंपनी को उतना तो अर्न करना ही पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, कैलसी में कैश फ्लो मोड में जाना है। CF0 में आपको +-33 मिलियन पुट करना है। फिर डाउन एरो CF1, पहले साल कैश फ्लो कितना है? कुछ भी नहीं है सर, 0। सेकेंड ईयर कैश फ्लो कितना है? 16। ऑब्वियसली एंटर प्रेस करना है।
अगस्त के कैंडिडेट्स को आई डिड नॉट हैव टू स्पेसिफाई दिस थिंग्स, दे नो। फिर CF3 में कितना है, 24, एंटर। फिर CF4 7, एंटर। उसके बाद क्या करना है, एनपीवी बटन में जाना है। आई में कॉस्ट ऑफ कैपिटल पुट करोगे, दैट इज 7.5%। उसके बाद डाउन एरो करोगे, एनपीवी दिखेगा, एंड देन करोगे कंप्यूट। लेट्स डू इट। चलो, सेकंड कैश फ्लो बटन मैंने फीड कर रखा हुआ है। एनपीवी बटन में जाओ, 7.5 करो, कंप्यूट करो, 5.4060, दैट इज 5.41। एनपीवी क्या आया, पॉजिटिव आया। एनपीवी पॉजिटिव आया, इसका मतलब प्रोजेक्ट से जो एक्चुअल में रिटर्न है ना, आईआरआर, वो पक्का 7.5 से ज्यादा आने वाला है। 7.5 से पक्का ज्यादा आने वाला है, पक्का। बाजू में ही बटन है, कैल्सी में एनपीवी के बाजू में बटन है आईआरआर, जाओ आईआरआर में एंड कंप्यूट कर दो। 13.56 बोला था ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा आएगा। देखो 13.5657 बोला। ठीक है। एंड फाइनली फाइनली मिस्टर ए ये सब कुछ सोचने के बाद बोल रहा है कि सर, मैं जिस इकोनॉमी में हूँ, जिस इकोनॉमी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड ऑल दैट, क्या स्टेट ऑफ द इकोनॉमी मैटर करता है क्या? स्टेट ऑफ द इकोनॉमी मैटर करता है कि यार इकोनॉमी एक्सपेंशन में है कि इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में है, कि क्या चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, क्या ये मैटर करता है? यस, स्टेट ऑफ इकोनॉमी डज मैटर अ लॉट, राइट? तो यहाँ पे सवाल क्या है मिस्टर ए के लिए? जो भी आपका जीडीपी, कंजम्पशन, इन्फ्लेशन, राइट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सारा का सारा डिपेंड है स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे, राइट? तो स्टेट ऑफ इकोनॉमी को भी समझना बहुत जरूरी है। तो मिस्टर ए वापस से सवाल पूछ रहा है, डज स्टेट ऑफ इकोनॉमी मैटर्स? यस, इट डज, बिकॉज रियल जीडीपी, कंजम्पशन, इन्फ्लेशन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स का मतलब इन कंपनीज इन्वेस्टिंग इन द प्लांट मशीनरी एंड ऑल दैट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ इकोनॉमी। अच्छा, तो मिस्टर ए बोल रहा है यार ये भी समझना पड़ेगा। यस, ये भी समझना पड़ेगा। इकोनॉमी का स्टेट को जब समझने जा रहा था तो उसको देखा यार, ये एक साइकिल होता है। ये कंटिन्यूस साइकिल है, ये चलते रहता है, राइट? बिजनेस साइकिल्स। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशन, तेजी। एक्सपेंशन चल रहा है चल रहा है चल रहा है, थक गया, पीक में आ गया। ये है आपका पीक। पीक का दूसरा नाम क्या है? स्लो डाउन। फिर कॉन्ट्रैक्शन, जहां पे इकोनॉमी खराब कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बोलो या रिसेशन बोलो, रिसेशन। और खराब करते 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 एक पॉइंट आ गया यार, इससे नीचे नहीं जा रहा है, ट्रफ। ट्रफ, उसको हम लोग रिकवरी भी कहते हैं, यहां से रिकवर करेगा। अगेन ट्रफ के बाद फिर से एक्सपेंशन,
फिर से पीक, फिर से कॉन्ट्रैक्शन, फिर से ट्रफ, फिर से एक्सपेंशन, फिर से पीक, है ना, है ना, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, राइट। तो यार ये तो साइकिल तो क्या है, कॉन्करेंट है, कॉन रिकरेंट फिनोमेना। द रिकरेंट फिनोमेना। अब बात ये आता है कि यार ओ, तो एक्सपेंशन, पीक, स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, यार हर एक का फीचर्स क्या है? अगर इकोनॉमी तेजी में, एक्सपेंशन में, मतलब अच्छे दिन टाइप से, राइट, तो क्या है? तो सर एक्सपेंशन में मतलब कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, लोगों के पास जॉब्स हैं, लोगों के पास जॉब्स है तो उनका इनकम है, इनकम है तो कंजम्पशन है, राइट, सिंस कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, राइट। तो द कंजम्पशन इज अप, प्रोडक्शन इज अप, जीडीपी इज राइजिंग, अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग, राइट। ये सब तो फीचर है एक्सपेंशन का। तो एक्सपेंशन का क्या फीचर्स है? सर रियल जीडीपी इज गोइंग अप, कंजम्पशन अप, इन्फ्लेशन अप। इन्फ्लेशन अप समझा होगा आपको, ऑगस्ट कैंडिडेट्स। सर जब कंजम्पशन बढ़ रहा है मतलब डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब डिमांड बढ़ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन अप, राइट। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज व्हाट, फॉलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट डाउन। और सिंस एक्सपेंशन में है, इकोनॉमी जोश में, तो इकोनॉमी का जितना पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल जितना गुड्स एंड सर्विसेज बनाने का, उससे भी ज्यादा बना रहे हैं, राइट। तो जो आउटपुट गैप कहते हैं लोग, आउटपुट गैप का मतलब एक्चुअल आउटपुट माइनस पोटेंशियल आउटपुट, दिस गैप इज पॉजिटिव। ये तो ये बात होता है ना कि यार तुम्हारा स्टेमिना अगर 1.5-2 घंटा है पढ़ने का, लेकिन तुम किसी दिन बहुत जोश में हो, तुम 5 घंटा एट अ स्ट्रेच पढ़ रहे हो, मतलब एक्सपेंशन मोड में हो, राइट। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव आउटपुट गैप, पॉजिटिव आउटपुट गैप, मतलब क्या है सर? एक्चुअल आउटपुट माइनस पोटेंशियल। ये है एक्सपेंशन के फीचर्स, राइट। एकदम स्टॉक मार्केट वगैरह सब बढ़ते रहता है, बिकॉज सबके लिए अच्छा हो रहा है ना, लोगों के पास जॉब्स है, उनका इनकम है, राइट, उन लोग कंज्यूम कर रहे हैं, उन लोग कंज्यूम कर रहे हैं मतलब सारी कंपनीज ऑल राइट सेल कर पा रहे हैं, कंपनी लोग सेल कर पा रहे हैं तो उनका प्रॉफिट्स बढ़ रहा है, कैश फ्लो बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा है। अब एक्सपेंशन होते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है यार जहाँ पे बस एक बोलते हैं ना, पीक आ जाता है, तो पीक में क्या होगा? पीक नहीं, यहाँ पे सर रियल जीडीपी बढ़ना बंद कर देगा, राइट। रियल जीडीपी स्टॉप्स राइजिंग, इन्फ्लेशन एकदम पीक में रहेगा, एकदम पीक में। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। इन लोग इसी चीज को कहते हैं एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन। जो आउटपुट गैप था ना, वो पहले तो बहुत पॉजिटिव था, अभी क्या होता है, कम पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव रहेगा लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू कर देता है, राइट। तो पॉजिटिव आउटपुट गैप नैरोज या कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना। पॉजिटिव आउटपुट गैप नैरोज, फिर पीक से नीचे आएंगे, रिसेशन। अब रिसेशन में क्या होगा? रियल जीडीपी स्टार्ट फॉलिंग, कंजम्पशन तो करना कम कर देंगे, रिसेशन हो रहा है मतलब लोगों के पास जॉब्स एंड ऑल दैट नहीं है, जॉब्स नहीं है मतलब इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो कंजम्पशन कहां से करेंगे, कंजम्पशन लेवल गिर जाएगा, राइट, इन्फ्लेशन गिर जाएगा। और क्या हो जाएगा? नेगेटिव आउटपुट गैप हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा एंड नेगेटिव आउटपुट गैप होगा।
नेगेटिव मतलब जितना करना चाहिए था पोटेंशियल उससे भी कम आउटपुट हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, नेगेटिव आउटपुट गैप। लास्ट में रिसेशन में जाते 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 कहीं ना कहीं तो रहेगा बेसिक, राइट, वहां पे रुक जाएंगे, ट्रफ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल जीडीपी स्टॉप्स फॉलिंग, इससे नीचे नहीं जाएंगे। मॉडरेट इन्फ्लेशन रहता है, इनफैक्ट, ठीक है लिख देता हूँ, मॉडरेट इन्फ्लेशन, एकदम लो रहता है इन्फ्लेशन। और जो नेगेटिव आउटपुट गैप जो बहुत ज्यादा था ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू कर देते थे, तो यही पॉइंट से तो रिकवरी होगा, राइट, तो नेगेटिव आउटपुट गैप कॉन्ट्रैक्ट्स। नेगेटिव आउटपुट गैप, ठीक है, मैंने वहां पे नैरो वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पे भी वही करता हूँ, नेगेटिव आउटपुट गैप नैरोस। ये है बिजनेस साइकिल, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि यार अभी स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या एक्सपेंशन में है कि पीक में है कि कॉन्ट्रैक्शन में है कि ट्रफ में है, दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 405। क्वेश्चन सेट, राइट, लेट्स सी। पेज नंबर 405। चलो तो इक्विटी में जाना पड़ेगा, एक सेकेंड। क्वेश्चन सेट ये वाला, द कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस साइकिल पैटर्न्स ऑफ ट्रफ एक्सपेंशन पीक एंड कॉन्ट्रैक्शन आर पीरियोडिक, कभी कभी होगा कभी कभी नहीं होगा, ऐसा है कि रिकरेंट है, सर रिकरेंट है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज, याद करो कॉन्ट्रैक्शन फेज, रियल जीडीपी फॉलिंग, कंजम्पशन फॉलिंग, इन्फ्लेशन फॉलिंग, अनएम्प्लॉयमेंट राइजिंग एंड नेगेटिव आउटपुट गैप, राइट, इट इज मोस्ट लाइकली दैट inflation indicators are stable. No, inflation is not stable, they are falling. Aggregate economic activity relative to potential output is decreasing, सही है, actual output is less than the potential, B is the answer. सी क्या बोल रहा है, इन्वेस्टर प्रेफरेंस फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिक्लाइन, नो। अगर रिसेशन के टाइम पे मतलब सब कुछ एकदम खराब हो रहा है इकोनॉमी में, तो लोग क्या करते हैं, इक्विटी से निकलते हैं और फिक्स्ड इनकम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड, सॉवरेन बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, राइट। ये बोल रहा है कि यार कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में इन्वेस्टर का प्रेफरेंस टुवर्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिक्लाइंस, इट डिक्लाइन नहीं, इनफैक्ट इट इंक्रीजेस, प्रेफरेंसेस इंक्रीजेस, वैसा। दी इज द करेक्ट आंसर। An economic peak is most closely associated with accelerating inflation, बोली तो दिया। तो यहाँ पे हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। मेरा पूरा का पूरा पर्पस यही था कि यार सारे मेजॉरिटी टॉपिक्स को मैं कनेक्ट कर सकूं विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी, जिससे आपको भी ये लगे कि यस यार सुपरफिशियली तो मेरे टॉपिक्स कंट्रोल में हैं। ऑब्वियसली मैंने ये पहले ही कहा है कि एपिसोड 1 में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को टच अपॉन कैसे कर सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल, राइट। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली, अगर आप चाहेंगे कि सर आप एपिसोड 2 भी लाइए और स्टोरी बिल्टअप कीजिए और उन सारे सब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट से टच अपॉन कीजिए, तो मैं डेफिनेटली ले आऊंगा, ठीक है। होप यू हैव एंजॉयड इट, राइट। I tried my best to make it as simple as possible for you all. ठीक है? See you soon in the upcoming video.
चलो, थैंक यू।